कहानी की शुरुआत एक भयानक युद्ध से होती है, जहां डीमन आर्मी का नेता अपनी पूरी सेना को आदेश देता है कि अब समय आ गया है मानव जाति के एजर सिटी पर हमला करने का। वो अपने सभी दानव सैनिकों को शहर पर चढ़ाई करने का आदेश देता है और कहता है कि शहर गिरने के बाद वहां मौजूद मानव जाति के महान सेज को उसके सामने लाया जाए। साथ ही वो बाकी होली किंग्स और होली मैन को भी अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपते हुए चेतावनी देता है कि अगर इस बार कोई असफल हुआ तो उसे अपने सिर की कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी तरफ एजर सिटी के रक्षक पूरी ताकत से शहर की रक्षा कर रहे होते हैं, लेकिन लगातार हमलों से सभी बेहद चिंतित हैं। कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि क्या वे सच में इतनी विशाल डीमन आर्मी का सामना कर पाएंगे। तभी पता चलता है कि दानव अपनी जान की परवाह किए बिना सुरक्षा फॉर्मेशन की ऊर्जा को लगातार नष्ट कर रहे हैं। सभी को अपनी अपनी जगह डटे रहने का आदेश दिया जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद भारी दबाव के कारण शहर की रक्षा करने वाली फॉर्मेशन आखिरकार टूट जाती है और पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल जाता है। इसी दौरान कहानी का दृश्य बदलता है और कुछ युवा कल्टिवेटर्स सीधे च्वानशन सिटी के सिटी लॉर्ड मैंशन पहुंचते हैं। महल के पहरेदार उन्हें रोकते हुए उनकी पहचान पूछते हैं, लेकिन वे साफ कहते हैं कि उन्हें तुरंत सिटी लॉर्ड से मिलना है। पहरेदार उनका मजाक उड़ाते हैं और घमंड से कहते हैं कि सिटी लॉर्ड जैसा महान व्यक्ति उनसे मिलने के योग्य नहीं है। इतना ही नहीं, वे उन्हें तुरंत वहां से निकल जाने की धमकी भी देते हैं। जब पहरेदार बदतमीजी की सारी हदें पार कर देते हैं, तब उन युवाओं का धैर्य खत्म हो जाता है। देखते ही देखते वे बिना किसी मेहनत के पहरेदारों को धराशायी कर देते हैं। आसपास मौजूद लोग ये देखकर दंग रह जाते हैं। सभी आपस में चर्चा करने लगते हैं कि आखिर ये लोग कौन हैं जिन्होंने सिटी लॉर्ड मैंशन के सैनिकों पर हाथ उठाने की भी हिम्मत कर ली। कुछ ही देर में सिटी लॉर्ड मैंशन के कई शक्तिशाली एल्डर वहां पहुंचते हैं। घायल पहरेदार पूरी घटना को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं और दावा करते हैं कि इन युवाओं ने बिना किसी कारण उन पर हमला किया। एल्डर भी गुस्से में आकर युवाओं को धमकाते हैं कि अगर उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो वे च्वानशन सिटी से जिंदा बाहर नहीं जा पाएंगे। लेकिन डाओशुआन और उसके साथी उनकी धमकियों से बिल्कुल भी नहीं डरते। वे साफ शब्दों में कहते हैं कि अगर किसी ने उनके प्रति फिर से अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। एल्डर उनकी बात सुनकर और भड़क जाते हैं और पूरी ताकत से हमला कर देते हैं। डाओशुआन अपने साथियों को तुरंत अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर इस्तेमाल न करने की सलाह देता है, लेकिन जब सामने वाले नहीं रुकते तो वे भी जवाबी हमला करते हैं। केवल एक ही वार में सिटी लॉर्ड मैंशन के तीनों शक्तिशाली एल्डर पूरी तरह पराजित होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। ये दृश्य देखकर आसपास मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। सभी समझ जाते हैं कि ये साधारण कल्टिवेटर्स नहीं, बल्कि किसी बड़े सेक्ट या महान शक्ति से आए हुए लोग हैं। इतने में च्वानशन सिटी का सिटी लॉर्ड स्वयं वहां पहुंच जाता है। वो पहले शांत रहने की कोशिश करते हुए पूछता है कि आखिर उसके सिटी लॉर्ड मैंशन में ये सब क्यों हो रहा है और उसके लोगों पर हमला क्यों किया गया। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही डाओशुआन का साथी पिंगैन उसे एक ही प्रहार में बुरी तरह घायल कर देता है। पिंगैन उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन युंजी उसे रोक देता है। वो कहता है कि अगर सिटी लॉर्ड मर गया तो उनकी सारी जांच यहीं खत्म हो जाएगी। पिंगैन भी मान जाता है और बताता है कि उसने जानबूझकर अपनी ताकत नियंत्रित रखी थी ताकि वो जिंदा रहे। इसके बाद डाओशुआन असली मकसद बताता है। वो कहता है कि वे यहाँ लड़ाई करने नहीं बल्कि कुछ जानकारी लेने आए थे, लेकिन सिटी लॉर्ड मैंशन के लोगों का घमंड और बदतमीजी उन्हें ये सब करने पर मजबूर कर गई। अब घायल सिटी लॉर्ड पूरी तरह डर चुका होता है। वो हाथ जोड़कर कहता है कि उसे जो भी पता है वो सब सच सच बता देगा और कुछ भी नहीं छिपाएगा। डाओशुआन सबसे पहला सवाल पूछता है, 2.5 साल पहले च्वानशन सिटी के दक्षिण में 100 मील दूर स्थित सू फैमिली विलेज को आखिर किसने नष्ट किया था। साथ ही वो पूछता है कि पिछले कुछ वर्षों में ऐसे और कितने गांव इसी तरह पूरी तरह खत्म कर दिए गए। सिटी लॉर्ड पहले पूरी तरह अनजान बनने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसने सू फैमिली विलेज या चेन फैमिली विलेज का नाम तक नहीं सुना। उसकी झूठी बात सुनकर डाओशुआन समझ जाता है कि वो सच छिपा रहा है। तभी उसका जूनियर ब्रदर सुझाव देता है कि इतनी देर बात करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे सोल सर्च करके सारी सच्चाई निकाल ली जाए। सोल सर्च का नाम सुनते ही सिटी लॉर्ड की सारी हिम्मत टूट जाती है। वो घबराकर तुरंत सच उगल देता है। वो स्वीकार करता है कि सू फैमिली विलेज समेत आसपास के दर्जनों गांवों का नरसंहार घोस्ट कल्ट ने किया था। उनका उद्देश्य मासूम लोगों की वेंजफुल स्पिरिट्स इकट्ठा करके अपनी ईवल आर्ट्स की कल्टीवेशन करना था। इतना ही नहीं, वे लगातार कमजोर कल्टीवेटर्स का अपहरण भी करते थे और उन्हें ब्लड सर्वेंट्स में बदलकर अपने लिए लड़ने पर मजबूर करते थे। ये सुनकर डाओशुआन बेहद क्रोधित हो जाता है। वो सिटी लॉर्ड से पूछता है कि जब उसके अधिकार क्षेत्र में घोस्ट कल्ट इतने वर्षों से निर्दोष लोगों और कल्टीवेटर्स का कत्लेआम कर रहा था, तब उसने उन्हें रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं किया। पहले सिटी लॉर्ड फिर चुप रहने की कोशिश करता है, लेकिन जब डाओशुआन दोबारा सोल सर्च करने की बात करता है तब वो पूरी सच्चाई कबूल कर लेता है। वो बताता है कि घोस्ट कल्ट पिछले 10 वर्षों से उसके क्षेत्र में सक्रिय था। शुरुआत में उसने अपनी सेना के साथ उन्हें खत्म करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उस समय घोस्ट कल्ट लीडर की कल्टीवेशन भी ट्रू पर्सन रियल्म के पीक पर थी, बिल्कुल उसकी बराबरी की। कई बार लड़ाई हुई, लेकिन कोई भी दूसरे को हरा नहीं सका और आखिरकार घोस्ट कल्ट को समाप्त करने का अभियान असफल हो गया। कुछ समय बाद घोस्ट कल्ट लीडर स्वयं उसके पास आया और हर साल 5 मिलियन लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स रिश्वत के रूप में देने का प्रस्ताव रखा। बदले में उसे केवल घोस्ट कल्ट की गतिविधियों को नजरअंदाज करना था। लालच में आकर उसने ये सौदा स्वीकार कर लिया और उसी दिन से घोस्ट कल्ट के सभी अपराधों पर आंखें मूंद लीं। उसकी ये स्वीकारोक्ति सुनकर सभी का गुस्सा फूट पड़ता है। वे कहते हैं कि एक सिटी लॉर्ड का कर्तव्य लोगों की रक्षा करना होता है, लेकिन उसने लालच में आकर ईवल कल्ट के साथ मिलकर अनगिनत निर्दोष लोगों की मौत का रास्ता खोल दिया। ऐसे व्यक्ति को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है।
इसके बाद डाओ शुआन सीधे सोल सर्च टेक्निक का उपयोग करता है। सिटी लॉर्ड दर्द से चीखने लगता है, लेकिन उसकी सारी यादें उनके सामने खुल जाती हैं। सोल सर्च पूरा होने के बाद सीनियर सिस्टर शिंगरियो को आखिरकार अपने सू फैमिली विलेज के विनाश की सच्चाई मिल जाती है। उसे पता चलता है कि उसके पूरे गांव का नरसंहार वास्तव में घोस्ट कल्ट नहीं किया था। साथ ही सिटी लॉर्ड की यादों से घोस्ट कल्ट के हेडक्वार्टर्स का स्थान भी मिल जाता है, जो क्लाउड एंड मिस्ट माउंटेन्स में च्वानशन सिटी से लगभग 100 मील दूर स्थित है। सच्चाई मिलते ही सभी तुरंत वहां जाकर घोस्ट कल्ट का अंत करने का फैसला करते हैं, लेकिन डाओ शुआन जल्दबाजी करने से मना करता है। वो पहले सिटी लॉर्ड मैंशन के उन लोगों को खत्म करने का आदेश देता है जिन्होंने घोस्ट कल्ट का साथ दिया था। मिंग्यू को पहले घायल 3 एल्डर्स से निपटने की जिम्मेदारी दी जाती है, जबकि बाकी लोग भी महल के सभी भ्रष्ट लोगों का सफाया करने निकल पड़ते हैं। सारी तैयारी पूरी होने के बाद उनका अगला लक्ष्य बनता है क्लाउड एंड मिस्ट माउंटेन्स, जहां घोस्ट कल्ट का हेडक्वार्टर्स छिपा हुआ है। पहाड़ों के पास पहुंचने पर डाओ शुआन बताता है कि सिटी लॉर्ड की यादों के अनुसार घोस्ट कल्ट का मुख्य अड्डा यहीं कहीं मौजूद है, लेकिन पूरे क्षेत्र में फैली घनी धुंध डिवाइन सेंस को भी प्रभावित कर रही है। इसलिए हेडक्वार्टर्स की सही जगह ढूंढने में उन्हें अभी थोड़ा और समय लगने वाला है। क्लाउड एंड मिस्ट माउंटेन्स पहुंचने के बाद डाओ शुआन और उसके साथी घोस्ट कल्ट के हेडक्वार्टर्स की तलाश शुरू करते हैं, लेकिन चारों तरफ फैली घनी धुंध डिवाइन सेंस को लगातार बाधित कर रही होती है, जिससे सही स्थान का पता लगाना आसान नहीं होता। तभी उनके साथ मौजूद वरिष्ठ कहते हैं कि इतनी छोटी सी बात में इतना समय क्यों बर्बाद किया जा रहा है। उनकी डिवाइन सेंस पूरे पर्वत क्षेत्र को एक ही पल में खोज सकती है, और अगर सीनियर सिस्टर स्वयं देख लें तो संसार का कोई भी भ्रम उनकी नजरों से छिप नहीं सकता। ये सुनकर सभी को अपनी भूल का एहसास होता है। कुछ ही क्षणों में सीनियर सिस्टर अपनी शक्ति से घोस्ट कल्ट के छिपे हुए ठिकाने का पता लगा लेती हैं। वो बताती हैं कि उनका हेडक्वार्टर्स सामने मौजूद एक गुफा के भीतर छिपा हुआ है। इसके बाद पूरा समूह तुरंत उसी दिशा में बढ़ जाता है। गुफा के पास पहुंचते ही सभी को महसूस होता है कि वहां असाधारण मात्रा में डिमोनिक एनर्जी फैली हुई है। डाओ शुआन ध्यान से आसपास का निरीक्षण करता है और कहता है कि इतनी भयानक डिमोनिक एनर्जी केवल घोस्ट कल्ट जैसी दूसरी श्रेणी की हेरेटिकल सेक्ट के बस की बात नहीं है। उनके सेक्ट लीडर और एल्डर्स की कल्टीवेशन इतनी ऊंची नहीं कि वे ऐसी जगह बना सकें। इसका मतलब है कि इस स्थान के नीचे कोई और बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। जांच करने पर उन्हें जमीन के भीतर अनगिनत विशाल मॉन्स्टर स्केलेटन्स दबे हुए दिखाई देते हैं। सभी समझ जाते हैं कि ये अवशेष बहुत प्राचीन है और इन्हीं हड्डियों से लगातार डिमोनिक एनर्जी और घना कोहरा निकल रहा है। तभी चिंगरियो को एल्डर नैंगोंग युआन की कही हुई बात याद आती है। उन्होंने बताया था कि 1 लाख वर्ष पहले दक्षिणी क्षेत्र में डीमन क्लैन ने भयानक आक्रमण किया था। उस महायुद्ध में 3 डीमन एम्परर्स और तीनों ह्यूमन एम्परर्स तक मारे गए थे, जबकि नैंगोंग युआन केवल अपनी रेमनेंट सोल के सहारे जीवित बचे थे। सबको एहसास होता है कि यह स्थान शायद उसी प्राचीन युद्ध का बैटलफील्ड है। इतनी बड़ी लड़ाई के कारण ही यहाँ आज भी अनगिनत मॉन्स्टर स्केलेटन्स दफन है। लेकिन चिंगरियो अब अतीत की चर्चा में समय बर्बाद नहीं करना चाहती। वो कहती है कि उनका असली उद्देश्य घोस्ट कल्ट से अपने सू फैमिली विलेज का बदला लेना है। सभी उसकी बात मानकर सीधे गुफा के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। गुफा के अंदर घोस्ट कल्ट के शिष्य अचानक घुसपैठियों को देखकर चौंक जाते हैं। वे पूछते हैं कि आखिर ये लोग कौन हैं और उनके क्षेत्र में घुसने की हिम्मत कैसे हुई। लेकिन अगले ही पल वे घमंड से हंसने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये लोग खुद चलकर उनके लिए बलि बनने आए हैं। वे कहते हैं कि इनसे ब्लड पपेट्स बनाए जाएंगे और 2 सुंदर महिलाओं को पहले अपनी हवस का शिकार बनाया जाएगा, उसके बाद उन्हें भी पपेट में बदल दिया जाएगा। उनकी गंदी बातें पूरी भी नहीं होती कि डाओ शुआन और उसके साथी एक ही झटके में उन्हें मार गिराते हैं। गुफा के भीतर बैठे घोस्ट कल्ट लीडर का ध्यान भंग हो जाता है। वो क्रोधित होकर बाहर निकलता है और पूछता है कि उसकी कल्टीवेशन में बाधा डालने की हिम्मत किसने की। घोस्ट कल्ट लीडर घमंड से कहता है कि उसे ब्लड स्टोन्स की जरूरत थी और ये लोग स्वयं उसके पास आ गए हैं। अब वो सभी को मारकर उनकी आत्माएं निकाल लेगा। वो अपने अनुयायियों को भी आदेश देता है कि किसी को भी जिंदा वापस न जाने दिया जाए। भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। घोस्ट कल्ट की ओर से सोल ईटिंग चेन्स जैसी ईवल टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, लेकिन डाओ शुआन और उसके साथियों के सामने उनकी कोई चाल काम नहीं आती। लड़ाई के दौरान घोस्ट कल्ट के कई सदस्य लगातार मारे जाते हैं। अपने अनुयायियों की मौत देखकर घोस्ट कल्ट लीडर आग बबूला हो उठता है। वो कसम खाता है कि वो सबकी आत्माएं निकालकर उनकी हड्डियों तक को शापित कर देगा और उन्हें ऐसी मौत देगा कि वे मर भी नहीं पाएंगे। इसी समय वो अपनी सबसे शक्तिशाली टेक्निक घोस्टली डिवोरिंग हेवन टेक्निक का उपयोग करता है। उसके शरीर से निकलती भयानक रिजेंटमेंट देखकर सभी समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति ने अपनी कल्टीवेशन के लिए न जाने कितने निर्दोष लोगों की हत्या की होगी। चिंगरियो आगे बढ़ती है और ठंडी आवाज में घोस्ट कल्ट लीडर से कहती है कि 2 वर्ष पहले उसी ने उसके फैमिली विलेज के 536 निर्दोष लोगों का नरसंहार किया था। आज वो उन्हीं सभी निर्दोष आत्माओं के लिए उससे पूरा हिसाब लेने आई है। वो अपना परिचय देते हुए घोषणा करती है कि आज घोस्ट कल्ट पूरी तरह समाप्त होगा। घोस्ट कल्ट लीडर भी चिंगरियो को पहचान लेता है। उसे याद आता है कि सू फैमिली विलेज के नरसंहार के समय ये लड़की बच निकली थी। वो हंसते हुए कहता है कि आज वो उसे भी उसके पूरे परिवार के पास भेज देगा, लेकिन इस बार परिस्थिति पूरी तरह बदल चुकी होती है। चिंगरियो बिना समय गंवाए अपनी तलवार निकालती है और बिजली की गति से एक ही वार करती है। उसकी सॉर्ड टेक्निक इतनी तेज होती है कि घोस्ट कल्ट लीडर समझ ही नहीं पाता कि हमला कब हुआ। वो घबराकर अपनी प्रोटेक्टिव घोस्ट ऑरा से बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बचाव भी पल भर में टूट जाता है। चिंगरियो स्पष्ट शब्दों में कहती है कि जिसने निर्दोष लोगों का नरसंहार किया हो, संसार में विनाश फैलाया हो और ईवल पाथ अपनाया हो, वो केवल मृत्यु का ही अधिकारी है। अगले ही पल घोस्ट कल्ट लीडर उसी एक वार में मारा जाता है। अपने सेक्ट लीडर की इतनी आसान मौत देखकर घोस्ट कल्ट के बाकी सदस्य पूरी तरह भयभीत हो जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि चिंगरियो की शक्ति का सामना करना उनके बस की बात नहीं है। कुछ लोग याद दिलाते हैं कि सू फैमिली विलेज के नरसंहार में वे भी शामिल थे, इसलिए चिंगरियो उन्हें कभी नहीं छोड़ेगी। अब उनके पास केवल एक ही रास्ता बचा है, मरते दम तक लड़ना। सभी घोस्ट कल्ट सदस्य एक साथ हमला कर देते हैं, लेकिन उनका यह अंतिम प्रयास भी असफल साबित होता है।
पूरी घोस्ट कल्ट कुछ ही समय में समाप्त हो जाती है। युद्ध खत्म होने के बाद डाओ शुआन सभी साथियों को अलग अलग समूहों में बांट देता है। वो बिंगलिंग, युनजी, किंग जियन और बाकी लोगों को आदेश देता है कि पूरी गुफा की तलाशी ली जाए। यदि कहीं भी हेरेटिकल कल्टीवेशन से जुड़ी कोई वस्तु मिले तो उसे तुरंत नष्ट कर दिया जाए, ताकि भविष्य में कोई और ईवल कल्ट उसका उपयोग न कर सके। तलाशी के दौरान पता चलता है कि केवल गुफा के अंदर मौजूद चीजें नष्ट करना पर्याप्त नहीं होगा। जमीन के नीचे दबी उन विशाल डीमन बोन्स से अब भी लगातार डिमोनिक एनर्जी निकल रही है। यदि उन्हें नहीं मिटाया गया तो भविष्य में कोई दूसरा डिमोनिक कल्टीवेटर फिर से इस स्थान पर कब्जा कर सकता है। जब सभी पूछते हैं कि इतनी विशाल डीमन बोन्स को नष्ट कैसे किया जाए, तब एक वरिष्ठ मुस्कुराकर कहते हैं कि ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वे सभी को पीछे हटने का आदेश देते हैं ताकि कोई शॉकवेव की चपेट में न आए। इसके बाद वे अपनी शक्तिशाली सॉर्ड टेक्निक का प्रयोग करते हैं। एक भयानक प्रहार के साथ पूरी धरती कांप उठती है और जमीन के नीचे दबी विशाल डीमन बोन्स पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं। उसी के साथ इस क्षेत्र में फैली डिमोनिक एनर्जी का स्रोत भी समाप्त हो जाता है और क्लाउड एंड मिस्ट माउंटेन्स हमेशा के लिए घोस्ट कल्ट के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। यहीं से दृश्य बदलता है। मॉन्स्टर टाइड के समाप्त होने के बाद फ्यू फैमिली में एक भव्य समारोह आयोजित किया जाता है। फ्यू फैमिली के सभी सदस्य सीनियर लिन और लिन फैमिली के सभी कल्टीवेटर्स का सम्मान करते हैं। वे कहते हैं कि इस बार मॉन्स्टर टाइड इतनी जल्दी समाप्त हुई तो उसका पूरा श्रेय सीनियर लिन और लिन फैमिली को जाता है। सभी सम्मानपूर्वक उन्हें धन्यवाद देते हुए उनके सम्मान में जाम उठाते हैं। इसके जवाब में सीनियर लिन विनम्रता से कहते हैं कि राक्षसों का नाश करना उनका कर्तव्य था और लिन फैमिली ने केवल वही किया है जो उन्हें करना चाहिए था। गोस्ट कल्ट का पूरी तरह अंत करने और क्लाउड एंड मिस्ट माउंटेन से डिमोनिक एनर्जी के स्रोत को नष्ट करने के बाद सभी लोग कैंगलैंड सिटी लौट आते हैं। वहां फ्यू फैमिली पूरे सम्मान के साथ सीनियर लिन और लिन फैमिली के सभी कल्टीवेटर्स का स्वागत करती है। वे कहते हैं कि यदि सीनियर लिन और उनके साथियों ने समय पर सहायता न की होती तो मॉन्स्टर टाइड के कारण कैंगलैंड सिटी और आसपास के अनगिनत निर्दोष लोगों की जान चली जाती। इसलिए पूरा फ्यू फैमिली उनकी इस सहायता के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता है। सीनियर लिन विनम्रता से उत्तर देते हैं कि उन्होंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। इसके बाद वे बताते हैं कि लिन फैमिली एक दिन और कैंगलैंड सिटी में रुकेगी। यदि मॉन्स्टर फॉरेस्ट के बाहरी क्षेत्र में सब कुछ सामान्य मिला तभी वे अपने परिवार की ओर लौटेंगे। सभी फिर से उत्सव और बातचीत में व्यस्त हो जाते हैं। उधर मॉन्स्टर फॉरेस्ट के भीतर डीमन रेस की एक बड़ी सभा चल रही होती है। डीमन आर्मी के नेताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वे कहते हैं कि पिछले 2 दिनों में इंसानों ने उनकी लाखों की सेना का सफाया कर दिया है। अब समय आ गया है कि वे इसका बदला लें। ड्रैगन एम्परर अपने अधीन सभी शक्तिशाली डीमन किंग्स से पूछता है कि कैंगलैंड सिटी पर होने वाले अगले हमले में सबसे आगे कौन जाएगा। एक डीमन किंग जानकारी देता है कि कैंगलैंड सिटी की रक्षा फ्यू फैमिली कर रही है और उनके पेट्रियार्ट की शक्ति सेंट किंग स्तर तक पहुंच चुकी है। इसलिए सुझाव दिया जाता है कि केवल एक डीमन एम्परर, कुछ लेसर डीमन एम्परर्स और कई डीमन किंग्स को भेजा जाए। वे ये भी चेतावनी देते हैं कि क्वाजी एम्परर को युद्ध में नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर ह्यूमन रेस इसे दोनों जातियों के बीच पूर्ण युद्ध की शुरुआत समझ सकती है। ड्रैगन एम्परर इस बात पर नाराज होता है और पूछता है कि आखिर सभी इंसानों से इतना डरते क्यों हैं। दूसरे डीमन लीडर्स शांतिपूर्वक समझाते हैं कि डर की वजह नहीं, बल्कि वास्तविकता यह है कि इस समय ह्यूमन रेस उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। यदि हाई लेवल कल्टीवेटर्स का खुला युद्ध शुरू हुआ तो डीमन रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, इसलिए सावधानी बरतना ही बुद्धिमानी है। तभी बुल क्लैन का नेता आगे आता है और घोषणा करता है कि उसकी मिनोटॉर ट्राइब इस अभियान की वैनगार्ड बनेगी। वो शपथ लेता है कि वे ड्रैगन एम्परर के लिए कैंगलैंड सिटी पर विजय अवश्य प्राप्त करेंगे। ड्रैगन एम्परर उसकी बात स्वीकार कर लेता है और बुल क्लैन को अग्रिम सेना की जिम्मेदारी सौंप देता है। साथ ही बाकी 4 बड़े कबीले भी अपने अपने शक्तिशाली डीमन किंग्स भेजने पर सहमत हो जाते हैं। इसके बाद सेना की तैयारी की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। पूरे मॉन्स्टर फॉरेस्ट को एकजुट कर लिया गया है और आवश्यकता पड़ने पर अरबों डिमोनिक बीस्ट्स को जुटाया जा सकता है। लेकिन कैंगलैंड सिटी पर पहले हमले के लिए 5 लाख हाई लेवल डिमोनिक बीस्ट्स भेजे जाएंगे। इस सेना में लेवल 9 ग्रेट डीमंस, 20 डीमन किंग्स, 8 लेजर डीमन एम्परर्स और बुल क्लैन का डीमन एम्परर भी शामिल होगा। ड्रैगन एम्परर आदेश देता है कि अगली सुबह होते ही कैंगलैंड सिटी पर पूर्ण आक्रमण शुरू कर दिया जाए। सभा समाप्त होने के बाद कुछ डीमन लीडर्स आपस में चर्चा करते हैं। उन्हें लगता है कि ड्रैगन एम्परर का स्वभाव अत्यधिक आक्रामक है और वो बार-बार ह्यूमन रेस के साथ युद्ध छेड़ना चाहता है। बातचीत के दौरान यह रहस्य भी सामने आता है कि ड्रैगन एम्परर को 10,000 वर्ष पहले किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं, बल्कि कई ह्यूमन एम्परर्स ने मिलकर सील किया था। इसी कारण कुछ डेमन्स आज भी ह्यूमन रेस की वास्तविक शक्ति को लेकर सतर्क रहते हैं। अगले ही दिन ड्रैगन एम्परर अपनी विशाल सेना को आदेश देता है कि वे तुरंत कैंगलैंड सिटी की ओर कूच करें। दूसरी ओर शहर की दीवारों पर मौजूद लोग दूर से आती भयावह डिमोनिक ऑरा महसूस कर लेते हैं। जल्द ही सभी को पता चलता है कि इस बार आने वाली मॉन्स्टर आर्मी पिछली बार से कहीं अधिक विशाल और शक्तिशाली है। फ्यू फैमिली तुरंत पूरे शहर में आपातकाल घोषित कर देती है। सभी बड़े परिवारों को संदेश भेजा जाता है। लिन फैमिली से अतिरिक्त सहायता मांगी जाती है और शहर की रक्षा के लिए सिटी डिफेंस फॉर्मेशन तुरंत सक्रिय करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही आसपास की सभी सहयोगी शक्तियों से भी मदद मांगी जाती है। जांच करने पर पता चलता है कि दुश्मन की सेना में एक डीमन एम्परर, 8 लेजर डीमन एम्परर्स, 20 डीमन किंग्स और लगभग 5 लाख हाई लेवल डिमोनिक बीस्ट शामिल हैं। फ्यू फैमिली समझ जाती है कि इस बार कैंगलैंड सिटी पर अब तक का सबसे बड़ा संकट आने वाला है। शहर के सभी फाउंडेशन रियल्म और उससे ऊपर के कल्टीवेटर्स को युद्ध में बुलाने की बात होती है, लेकिन तुरंत निर्णय लिया जाता है कि फाउंडेशन रियल्म के कल्टीवेटर्स को नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि सामने मौजूद सभी डिमोनिक बीस्ट्स कम से कम टियर 4 की हैं और कमजोर कल्टीवेटर्स केवल व्यर्थ अपनी जान गंवाएंगे। उधर डीमन आर्मी शहर के सामने पहुंच चुकी होती है। ड्रैगन एम्परर अपने अधीनस्थों को आदेश देता है कि शहर गिरने के बाद ह्यूमन रेस के ग्रेट सेज को जीवित उसके सामने लाया जाए, जबकि बाकी होली किंग्स और होली मैन को शहर पर कब्जा करने की जिम्मेदारी दी जाती है। वो साफ चेतावनी देता है कि यदि इस बार भी वे असफल रहे
तो अपने सिर लेकर उसके सामने आए। ह्यूमन रेस की ओर से भी कड़ा जवाब दिया जाता है। वे डीमन रेस से पूछते हैं कि क्या वे सचमुच दोनों जातियों के बीच पूर्ण युद्ध चाहते हैं, लेकिन डीमन आर्मी इसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि इंसानों ने पहले उनकी लाखों सेना को मार डाला था, इसलिए अब वे पूरा हिसाब बराबर करेंगे। इसके साथ ही ड्रैगन एम्परर अंतिम आदेश देता है कि पूरी शक्ति के साथ शहर की रक्षा फॉर्मेशन को तोड़ दिया जाए। शहर के भीतर फ्यू फैमिली तुरंत रक्षा की जिम्मेदारियां बांट देती हैं। लिनबू और लिन फैमिली के एल्डर्स को फॉर्मेशन के सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं की रक्षा करने का आदेश मिलता है। सभी जानते हैं कि उन्हें हर हाल में राइनफोर्समेंट्स आने तक टिके रहना होगा। इसके बाद भयंकर घेराबंदी शुरू हो जाती है। असंख्य डिमोनिक बीस्ट्स अपनी जान की परवाह किए बिना सिटी डिफेंस फॉर्मेशन पर लगातार हमले करते हैं और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को तेजी से समाप्त करने लगते हैं। डीमन आर्मी के लगातार हमलों के बावजूद फॉर्मेशन काफी देर तक टिकी रहती है, जिससे डीमन एम्परर क्रोधित हो उठता है। आखिरकार डीमन एम्परर स्वयं युद्ध भूमि में उतरने का निर्णय लेता है। वो 8 लेजर डीमन एम्परर्स और 20 डीमन किंग्स को साथ लेकर फॉर्मेशन को तोड़ने का आदेश देता है। शहर के रक्षक समझ जाते हैं कि निर्णायक क्षण आ चुका है। वे अपनी बची हुई सारी स्पिरिचुअल एनर्जी फॉर्मेशन में डालना शुरू कर देते हैं, लेकिन लगातार एक दिन और एक रात तक लड़ने के कारण लगभग सभी की शक्ति समाप्त होने लगती है। जब डीमन एम्परर स्वयं अंतिम प्रहार करने के लिए आगे बढ़ता है, तब फ्यू फैमिली के नेता पूरे शहर को पुकारते हैं कि यही जीवन और मृत्यु का निर्णायक क्षण है। अब जो भी होगा इसी अंतिम संघर्ष में तय होगा। सिटी डिफेंस फॉर्मेशन आखिरकार डीमन एम्परर के भीषण प्रहार को सहन नहीं कर पाती और एक जोरदार विस्फोट के साथ पूरी तरह टूट जाती। पूरे कैंगलैंड सिटी में अफरा तफरी मच जाती है। फॉर्मेशन के टूटते ही डीमन आर्मी खुशी से दहाड़ उठती है और तुरंत शहर पर धावा बोल देती है। ह्यूमन रेस का ग्रेट सेज क्रोध से डीमन एम्परर को ललकारते हुए कहता है कि डीमंस ने अनगिनत निर्दोष लोगों की हत्या की है। अगर वे सच में ह्यूमन रेस के साथ पूर्ण युद्ध चाहते हैं तो इंसान भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। डीमन एम्परर हंसते हुए जवाब देता है कि कुछ दिन पहले इंसानों ने भी उनकी लाखों डीमन बीस्ट्स को मार डाला था। अब दोनों पक्ष बराबर हो चुके हैं। इसके साथ ही वो पूरी डीमन आर्मी को कैंगलैंड सिटी पर कब्जा करने का अंतिम आदेश दे देता है। दोनों पक्षों के सबसे शक्तिशाली कल्टिवेटर्स सीधे आकाश में पहुंचकर आमने सामने भिड़ जाते हैं। फ्यू फैमिली का 4th पेट्रियार्क शहर की रक्षा में अपनी अधिकांश स्पिरिचुअल पावर खर्च कर चुका होता है, इसलिए 3rd पेट्रियार्क उससे कहता है कि अब वो शहर के भीतर बचे लोगों की रक्षा करे, जबकि वो स्वयं डीमन एम्परर का सामना करेगा। इसी बीच ह्यूमन रेस की राइनफोर्समेंट्स भी पहुंच जाती हैं। फ्यू फैमिली के 3rd पेट्रियार्क के साथ कुल 12 सेंट रियल्म एक्सपर्ट्स पहले पहुंचते हैं, जबकि बाकी 2 लाख सैनिक और कल्टिवेटर्स रास्ते में होते हैं। 3rd पेट्रियार्क बाकी 11 सेंट्स को आदेश देता है कि वे नीचे जाकर शहर की रक्षा में 4th पेट्रियार्क की सहायता करें, जबकि वो स्वयं बुल क्लैन के डीमन एम्परर को रोकता है। इसके बाद दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। बुल डीमन एम्परर अपनी जबरदस्त शारीरिक शक्ति से लगातार हमला करता है, जबकि 3rd पेट्रियार्क अपनी तेज सॉर्ड टेक्निक से उसका सामना करता है। बुल डीमन एम्परर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ह्यूमन सॉर्ड कल्टिवेटर्स केवल बचकर भागना जानते हैं, लेकिन 3rd पेट्रियार्क लगातार उसके हमलों को रोकता रहता है। राइनफोर्समेंट्स पहुंचते ही पूरे शहर का मनोबल बढ़ जाता है। सभी कल्टिवेटर्स एक साथ नारा लगाते हैं कि वे कैंगलैंड सिटी की रक्षा अंतिम सांस तक करेंगे। उधर डीमन आर्मी भी अपनी रणनीति बदल देती है। डीमन एम्परर आदेश देता है कि सोल ईटिंग स्पैरो, क्रिम्सन टाइगर और 7 टेल्ड फॉक्स मिलकर ह्यूमन रेस के ग्रेट सेज को रोकें। बाकी लेजर डीमन एम्परर्स और डीमन किंग्स दूसरे सेंट्स पर हमला कर दें और जितनी जल्दी हो सके ह्यूमन रेस के सभी सेंट एक्सपर्ट्स को खत्म कर दें। भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। ह्यूमन रेस के सेंट्स पूरी ताकत से मुकाबला करते हैं, लेकिन डीमन रेस की शारीरिक शक्ति उनसे कहीं अधिक होती है। एक सेंट अपने साथियों से कहता है कि वो जितने डीमन किंग्स को रोक सकता है रोकेगा, लेकिन बाकी लड़ाई अब उनके हाथ में है। इसी दौरान अचानक 5 युवा कल्टिवेटर्स युद्ध भूमि में पहुंचते हैं। उन्हें देखकर पहले तो कई लोग हैरान रह जाते हैं। कुछ डेमन्स उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि क्या ह्यूमन रेस के पास अब लड़ने के लिए बच्चे ही बचे हैं। वे उनका उपहास उड़ाते हैं और कहते हैं कि पहले जाकर दूध पीकर आओ, लेकिन अगले ही पल सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उन 5 से सेंट रियल्म की शक्तिशाली ऑरा निकलती है। ह्यूमन रेस के सभी कल्टिवेटर्स खुशी से चिल्ला उठते हैं। वे विश्वास ही नहीं कर पाते कि इतने कम उम्र के 5 लोग सेंट रियल्म तक पहुंच चुके हैं। सभी समझ जाते हैं कि अब युद्ध का रुख बदल सकता है। युद्ध भूमि में फैली लाशों और बर्बादी को देखकर बिंगलिंग का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कहती है कि इतने निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले डीमंस में से आज कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। दाओ शुआन तुरंत योजना बनाता है कि पहले डीमन किंग्स का सफाया किया जाए, क्योंकि वही डीमन आर्मी की सबसे बड़ी ताकत है। एक सेंट उन्हें सावधान करता है कि ये डीमन किंग्स केवल शक्तिशाली ही नहीं बल्कि कई रहस्यमयी डिवाइन एबिलिटीज भी रखते हैं। लेकिन दाओ शुआन और उसके साथी बिना डरे सीधे युद्ध में कूद पड़ते हैं। तभी डबल प्यूपिल्स वाली युवा लड़की अपनी विशेष शक्ति का प्रयोग करती है। वो 1000 आइज कैलामिटी टेक्निक सक्रिय करती है। अचानक युद्ध भूमि के चारों ओर अनगिनत रहस्यमयी आंखें प्रकट हो जाती हैं। इस विचित्र दृश्य को देखकर डीमंस बुरी तरह घबरा जाते हैं। वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। ह्यूमन कल्टिवेटर्स तुरंत पहचान लेते हैं कि ये एंशिएंट डबल प्यूपिल ब्लड लाइन की शक्ति है, जो अत्यंत दुर्लभ मानी जाती है। डीमन आर्मी तुरंत आदेश देती है कि उस डबल प्यूपिल कल्टिवेटर को किसी भी कीमत पर मार दिया जाए। एक लिटिल डीमन एम्परर उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन युंजी और उसके साथी बीच में आकर उसका रास्ता रोक लेते हैं। इसी दौरान एक व्यक्ति युंजी को पहचानकर स्तब्ध रह जाता है। उसे याद आता है कि कभी युंजी और उसकी मां को परिवार से निकाल दिया गया था और उस समय युंजी केवल चाय रिफाइनिंग रियल्म में था। लेकिन आज वही युंजी सेंट रियल्म तक पहुंच चुका है और डीमन किंग्स को पल भर में कुचल रहा है। कुछ ही समय में दाओ शुआन और उसके 5 साथी मिलकर लगातार 6 डीमन किंग्स को मार गिराते हैं। उनकी शक्ति देखकर पूरी डीमन आर्मी भी चौंक जाती है। हालांकि ड्रैगन एम्परर पीछे हटने का नाम नहीं लेता। वो पूरी डीमन आर्मी को लगातार हमला जारी रखने का आदेश देता है और स्वयं डबल प्यूपिल वाली लड़की को मारने का निर्णय लेता है। वो उसकी प्रतिभा की तारीफ तो करता है, लेकिन साथ ही कहता है कि इतनी महान प्रतिभा भी आज युद्ध भूमि में समाप्त हो जाएगी। दूसरी ओर एक डिवोरिंग पाइथन डीमन भी युद्ध में उतरता है।
वो मानव लड़की का मजाक उड़ाता है, लेकिन लड़की शांत भाव से काइलिन स्टेप थर्ड फॉर्म जेन्युए का प्रयोग करती है। जवाब में डिवोरिंग पाइथन अपनी हेवन स्वॉलोइंग पॉइजन मिस्ट टेक्निक छोड़ देता है और दावा करता है कि उसके जहर से बचना असंभव है, लेकिन लड़की तुरंत हेवनली चाइल्ड सॉर्ड का प्रयोग करके पूरे पॉइजन मिस्ट को चीर देती है। इसके बाद वो बिना रुके काइलिन स्टेप फिफ्थ फॉर्म सक्रिय करती है और बिजली जैसी गति से डिवोरिंग पाइथन पर अंतिम प्रहार कर देती है। ये देखकर दूसरे डीमंस घबरा जाते हैं। वे चिल्लाते हैं कि डिवोरिंग पाइथन को तुरंत बचाया जाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसी बीच शिजुका को आदेश दिया जाता है कि वो ऊपर जाकर बुल डीमन एम्परर का सामना करे। साथ ही उसे हंसते हुए यह भी कहा जाता है कि लड़ाई में जरूरत से ज्यादा ताकत मत लगाना, क्योंकि बुल डीमन एम्परर का शरीर बाद में भी काम आ सकता है। युद्ध भूमि में बुल क्लैन का डीमन एम्परर अभी भी ह्यूमन रेस के सेंट्स से लड़ रहा होता है। तभी शिजुका मुस्कुराते हुए कहती है कि वो इस बैल को मारकर उसका शरीर अपने मास्टर और सीनियर ब्रदर्स के लिए वापस ले जाना चाहती है। उसके साथ ही मजाक करते हुए कहते हैं कि जब वे सेक्ट लौटें तो सेक्ट लीडर से यह भी जरूर कहना कि इस मोटे बैल को पकड़ने में उनका भी योगदान था। शिजुका हंसते हुए वादा करती है कि वो पूरा श्रेय सबको दिलवाएगी और बैल का शरीर भी सही सलामत वापस ले जाएगी। इसी बीच एक वरिष्ठ शिजुका के शरीर से निकलती असाधारण ब्लड लाइन ऑरा को महसूस करता है। वो हैरान रह जाता है और पूछता है कि आखिर वो कौन है जिसकी ब्लड लाइन इतनी शक्तिशाली है। लेकिन शिजुका उसे बाकी युद्ध की चिंता करने के लिए कहती है और स्वयं बुल डीमन एम्परर का सामना करने आगे बढ़ जाती है। बुल डीमन एम्परर पूरी ताकत से हमला करता है और अपनी शक्तिशाली टेक्निक बुल्स रैमिंग द स्काई का प्रयोग करता है, लेकिन शिजुका बिना घबराए उसका सामना करती है। कुछ ही पलों बाद वो डीमन एम्परर को पूरी तरह परास्त कर देती है। सबसे खास बात यह होती है कि वो उसका शरीर भी लगभग बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित रखती है। लड़ाई खत्म होते ही वो मुस्कुराकर कहती है कि अब ये बैल सेक्ट लीडर के लिए स्वादिष्ट भोजन बनेगा। उसके साथियों ने भी उसकी तारीफ की और वादा किया कि वापस लौटने पर मास्टर उसे अवश्य पुरस्कृत करेंगे। बुल डीमन एम्परर के मरते ही ह्यूमन रेस का उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। सभी जोर जोर से विजय के नारे लगाने लगते हैं। डाओ शुआन तुरंत आदेश देता है कि अब बाकी बचे डीमन किंग्स का भी सफाया कर दिया जाए। कुछ जूनियर ब्रदर्स शेष डीमन किंग्स की ओर बढ़ते हैं, जबकि डाओ शुआन, सु छिंगरुओ और उनके दूसरे साथी सीधे तीनों लेसर डीमन एम्परर्स की ओर बढ़ जाते हैं। इसी समय शहर के घायल सेंट्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। वे बताते हैं कि सामने मौजूद तीनों लेसर डीमन एम्परर्स की शक्ति ह्यूमन रेस के सेंट किंग रियल्म के बराबर है। वे चेतावनी देते हैं कि चाहे डाओ शुआन और उसके साथी कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, फिर भी इतनी बड़ी शक्ति से टकराना बेहद खतरनाक होगा। लेकिन डाओ शुआन के साथी बिल्कुल भी नहीं घबराते। वे आत्मविश्वास से कहते हैं कि ये लड़ाई वे स्वयं संभाल लेंगे और बाकी सभी लोग पीछे हटकर आराम करें। दूसरी ओर तीनों लेजर डीमन एम्परर्स भी योजना बनाते हैं कि यदि मौका मिले तो वे पीछे खड़े कमजोर ह्यूमन कल्टिवेटर्स पर हमला करके मॉन्स्टर फॉरेस्ट की ओर भाग जाएंगे। युद्ध शुरू होते ही बिंगलिंग अपनी असली शक्ति प्रकट करती है। उसके पीछे प्राइमोर्डियल आइस फीनिक्स का विशाल फैंटम प्रकट हो जाता है। ये दृश्य देखकर तीनों लेजर डीमन एम्परर्स दंग रह जाते हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि किसी मानव लड़की के भीतर एंशिएंट डिवाइन बीस्ट जैसी ब्लड लाइन मौजूद हो सकती है। वे पहले तो उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि सेंट रियल्म की कल्टिवेशन के साथ वो इतनी बड़ी शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाएगी। लेकिन बिंगलिंग तुरंत 9 नेदर आइस फीनिक्स टेक्निक फर्स्ट फॉर्म फीनिक्स फेदर फ्रॉस्ट का प्रयोग करती है। क्षण भर में असंख्य बर्फीले पंख पूरे आकाश में फैल जाते हैं और तीनों लेसर डीमन एम्परर्स पर टूट पड़ते हैं। वे घबराकर अपनी पूरी शक्ति से बचाव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिंगलिंग का हमला उनकी उम्मीद से कहीं अधिक शक्तिशाली साबित होता है। वे अविश्वास से चिल्लाते हैं कि केवल सेंट रियल्म में रहते हुए कोई इतनी भयानक शक्ति कैसे दिखा सकता है। बिंगलिंग उन्हें संभलने का अवसर भी नहीं देती। वो तुरंत 9 नेदर आइस फीनिक्स टेक्निक सेकंड फॉर्म 9 नेदर फीनिक्स क्राई का प्रयोग करती है। उसकी आइस फीनिक्स ऑरा पूरे युद्ध क्षेत्र को जमा देती है और डीमन एम्परर्स की ट्रू फायर भी उसके सामने बेअसर हो जाती है। उसी समय सु छिंगरुओ भी अपनी तलवार खींच लेती है। वो कोल्ड मून सॉर्ड टेक्निक फर्स्ट फॉर्म फ्रॉस्ट का प्रयोग करती है। लड़ाई के दौरान वो महसूस करती है कि उसकी चिंघन सॉर्ड पर अभी भी सील मौजूद है। फिर भी एम्परर सोल और वर्तमान कल्टीवेशन की मदद से उसकी शक्ति इन लेसर डीमन एम्परर्स को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। दूसरी ओर डाओ शुआन भी अपने प्रतिद्वंद्वी से भिड़ जाता है। वो पहले सामान्य सॉर्ड टेक्निक से लड़ता है और शांत भाव से कहता है कि अगर वो अपनी सॉर्ड्समैनशिप का अभ्यास नहीं कर रहा होता तो सामने वाला डीमन एम्परर बहुत पहले मर चुका होता। इसके बाद डाओ शुआन पहली बार वॉइड सॉर्ड का प्रयोग करता है। जैसे ही ये टेक्निक सक्रिय होती है, सामने वाला लेजर डीमन एम्परर पूरी तरह घबरा जाता है। वॉइड सॉर्ड का एक ही वार उसकी सारी रक्षा तोड़ देता है। डाओ शुआन समझ जाता है कि ये टेक्निक अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी की खपत भी बहुत अधिक है। इसलिए वो मन ही मन निर्णय लेता है कि भविष्य में इसका उपयोग केवल आवश्यकता पड़ने पर ही करेगा। गंभीर रूप से घायल डीमन एम्परर गुस्से में पागल हो जाता है। वो चिल्लाकर कहता है कि अब चाहे उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, वो डाओ शुआन को साथ लेकर मरेगा। डाओ शुआन शांत स्वर में उसे चुनौती देता है कि अगर उसमें हिम्मत है तो पूरी ताकत से हमला करे। तभी डीमन एम्परर अपनी अंतिम टेक्निक सोल डिवॉरर अनाहिलेशन का प्रयोग करता है, लेकिन उसी क्षण डाओ शुआन हेवन स्लेइंग सॉर्ड ड्रॉइंग टेक्निक से उसका सामना करता है। दोनों टेक्निक्स की टक्कर के बाद पूरा युद्ध क्षेत्र कांप उठता है। कुछ ही पल बाद धूल छांटती है और सभी देखते हैं कि डीमन एम्परर पूरी तरह पराजित होकर मर चुका है, जबकि डाओ शुआन सुरक्षित खड़ा है। वो केवल मुस्कुराकर कहता है कि उसने पहले ही कहा था, चाहो तो कोशिश करके देख लो। युद्ध समाप्त होने के बाद फ्यू फैमिली के कुछ वरिष्ठ अपने एंसेस्टर्स को एक सुनसान स्थान पर ले जाते हैं। दोनों एंसेस्टर्स हैरान होकर पूछते हैं कि उन्हें इतनी गोपनीयता से यहाँ क्यों बुलाया गया है, जबकि पूरे शहर में जीत का उत्सव चल रहा है। तब फ्यू फैमिली का एक एल्डर बताता है कि वो उन 5 युवा सेंट्स में से एक के बारे में महत्वपूर्ण बात कहना चाहता है। वो सीधे लिन फैमिली के पेट्रियार्क से जुड़ा हुआ मामला है। वो बताता है कि लगभग 6 वर्ष पहले
लिन फैमिली के पेट्रियार्च का एक नाजायज बेटा था, लिन युनजी। उसकी माँ की कोई बड़ी पृष्ठभूमि नहीं थी। शुरुआत में पेट्रियार्क ने उन्हें कुछ कल्टीवेशन रिसोर्सेज दिए, लेकिन युनजी की कल्टीवेशन बहुत धीमी रही और वो कई वर्षों तक केवल खी रिफाइनिंग फर्स्ट लेयर में ही अटका रहा। इस बात से शर्मिंदा होकर लिन फैमिली के पेट्रियार्क ने गुस्से में युनजी और उसकी माँ दोनों को परिवार से निकाल दिया। ये सुनकर दोनों एंसेस्टर्स क्रोधित हो जाते हैं। वे कहते हैं कि चाहे बच्चा कितना भी कमजोर क्यों ना हो, आखिर वो अपने ही परिवार का खून था। उसके साथ ऐसा व्यवहार करना बिल्कुल गलत था। एल्डर आगे बताता है कि पहले उसे लगा था कि आज का सेंट केवल युनजी जैसा दिखता है, लेकिन जितना अधिक उसने उसे देखा उतना ही उसे विश्वास होने लगा कि वही व्यक्ति वास्तव में लिन युनजी है। उसका चेहरा, उम्र और यहां तक कि लोगों का उसे ब्रदर युनजी कहकर बुलाना भी बिल्कुल मेल खाता है। हालांकि एक बात अभी भी उसकी समझ से बाहर है। जो व्यक्ति 6 साल पहले केवल खी रिफाइनिंग फर्स्ट लेयर में था, वो मात्र 6 वर्षों में सेंट रियल्म तक कैसे पहुंच सकता है। दोनों एंसेस्टर्स इस संभावना से स्तब्ध रह जाते हैं। वे कहते हैं कि अगर वो सचमुच लिन फैमिली का ही सदस्य है तो भविष्य में वो शायद पूरे परिवार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, यहां तक कि ग्रेट एम्परर भी बन सकता है। वे तुरंत आदेश देते हैं कि लिन फैमिली के पेट्रियार्क लिन जूजाओ को तुरंत बुलाया जाए। यदि वो सच में उसका बेटा है तो पिता उसे निश्चित रूप से पहचान लेगा। उधर युद्ध भूमि के दूसरे कोने में कुछ लोग बार बार युनजी की ओर देखते रहते हैं। एक साथी उससे पूछता है कि क्या वो उन लोगों को जानता है। युनजी शांत स्वर में सच बता देता है। वो कहता है कि लिन फैमिली का वर्तमान पेट्रियार्च उसका पिता है, लेकिन 6 वर्ष पहले उसके पिता ने उसे और उसकी माँ को लिन फैमिली से निकाल दिया था। उसका साथी दुख व्यक्त करता है कि उसने अनजाने में उसकी पुरानी यादें ताजा कर दी। युनजी बिना किसी भाव के जवाब देता है, जिस दिन उसकी माँ और उसे लिन फैमिली से निकाला गया था, उसी दिन उसके लिए पिता भी मर गया और लिन फैमिली से उसका हर रिश्ता हमेशा के लिए समाप्त हो गया। युद्ध समाप्त होने के बाद युनजी अपने अतीत को याद करता है। वो अपने साथियों से कहता है कि अगर उसके पिता ने उसकी माँ को त्यागा न होता तो शायद उसकी माँ इतनी जल्दी इस दुनिया से न जाती। इसलिए जब से वो कैंगलैंड सिटी आया है, उसने जानबूझकर लिन फैमिली के लोगों को अनदेखा किया है। उसके लिए वे अब अजनबी हैं और वो नहीं चाहता कि दोनों पक्ष फिर से एक दूसरे की जिंदगी में दखल दें। ये सुनकर उसके सभी सीनियर ब्रदर्स और सिस्टर्स उसका हौसला बढ़ाते हैं। वे कहते हैं कि अब वॉन्फा सेक्ट ही उसका असली घर है और वे सभी उसका परिवार हैं। युनजी भावुक होकर बताता है कि अपनी माँ की मृत्यु के बाद उसे लगा था कि वो पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया है, लेकिन वॉन्फा सेक्ट पहुंचने के बाद पहली बार उसे परिवार जैसा अपनापन मिला। अब उसके लिए वही उसका घर है। इसी दौरान कैंगलैंड सिटी में युद्ध के नुकसान का आकलन किया जाता है। पता चलता है कि ह्यूमन रेस ने इस युद्ध में 3 सेंट्स खो दिए। शहर की रक्षा कर रहे 3 लाख से अधिक कल्टीवेटर्स में से लगभग 1,30,000 मारे गए और आम नागरिकों सहित कुल मिलाकर लगभग 6 लाख इंसानों ने अपनी जान गंवाई। तुरंत आदेश दिया जाता है कि सबसे पहले घायलों का इलाज किया जाए और बाकी लोग शहर के टूटे हुए घरों और इमारतों की मरम्मत शुरू करें। उधर लिन फैमिली के तीनों वरिष्ठ युनजी और उसके साथियों से मिलने आते हैं। वे सबसे पहले डिवाइन बर्ड को प्रणाम करते हैं और उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन डिवाइन बर्ड सीधा जवाब देता है कि उसने उन्हें बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने मास्टर के लिए बुल डीमन एम्परर का मांस लाने के उद्देश्य से युद्ध किया था। लिन फैमिली फिर भी डाओ शुआन और उसके साथियों का आभार व्यक्त करती है और सभी को कैंगलैंड सिटी में कुछ दिन रुककर विश्राम करने तथा उनके सम्मान में आयोजित भोज में शामिल होने का निमंत्रण देती है। लिन फैमिली के साथ हुई कड़वी बातचीत के बाद डाओ शुआन और उसके साथी विश्राम के लिए अपने ठिकाने पर लौट आते हैं। दूसरी ओर लिन फैमिली के एंसेस्टर्स भी वापस जाकर निर्णय लेते हैं कि परिवार की बैठक बुलानी होगी। उनके अनुसार लिन जूशाओ अब फैमिली हेड बने रहने के योग्य नहीं रहा, क्योंकि उसकी गलतियों ने पूरे लिन फैमिली को शर्मिंदा कर दिया है। लेकिन उसी रात मॉन्स्टर फॉरेस्ट की ओर से एक नई साजिश शुरू हो जाती है। ड्रैगन एम्परर के आदेश पर एक क्वाजी एम्परर और कई एम्बुश में माहिर डीमंस चुपचाप कैंगलैंड सिटी की ओर बढ़ते हैं। उनका उद्देश्य साफ होता है, डिवाइन बर्ड को रोकना और बाकी 6 युवा कल्टीवेटर्स की हत्या कर देना। योजना यह होती है कि हमला सफल होते ही वे तुरंत वापस लौट जाएं। आधी रात को डिवाइन बर्ड को उनकी आहट मिल जाती है। वो नींद से उठते ही झुंझलाकर कहता है कि रात के समय उसकी नींद खराब करने की हिम्मत किसने की है। तभी छिपे हुए डेमंस उस पर हमला कर देते हैं। उनमें से एक क्वाजी एम्परर आगे बढ़कर डिवाइन बर्ड को रोक लेता है, जबकि बाकी 4 डेमंस डाओ, शुआन और उसके साथियों की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन अगले ही पल डिवाइन बर्ड अपनी असली शक्ति प्रकट कर देता है। उसके शरीर से भयानक एम्परर्स माइट फैल जाती है। क्वाजी एम्परर यह महसूस करते ही डर से कांप उठता है। वो समझ जाता है कि सामने कोई साधारण डिवाइन नहीं, बल्कि एक वास्तविक ग्रेट एम्परर खड़ा है। उसी क्षण डिवाइन बर्ड अपना असली रूप धारण करता है और सबके सामने विशाल अर्थ फीनिक्स बन जाता है। उसकी भयानक शक्ति देखकर हमला करने आए सभी डीमंस घबरा जाते हैं। फीनिक्स का वास्तविक रूप देखकर कैंगलैंड सिटी के लोग भी स्तब्ध रह जाते हैं। अब उन्हें समझ आता है कि वही डिवाइन बर्ड इतनी आसानी से सैवेज बुल डीमन किंग को कैसे मार पाया था। सभी इस रहस्यमयी सेक्ट की शक्ति देखकर दंग रह जाते हैं। दूसरी ओर ड्रैगन एम्परर को जब यह खबर मिलती है कि सामने केवल एम्परर रियल्म की प्रारंभिक अवस्था का फीनिक्स है, तब वो अपने अधीनस्थों को फिलहाल पीछे हटने का आदेश देता है। वो कहता है कि पहले पूरी सच्चाई पता की जाएगी, उसके बाद अगला कदम उठाया जाएगा। युद्ध समाप्त होने के बाद शिजुका और बाकी जूनियर ब्रदर्स फिर से अपने पुराने अंदाज में लौट आते हैं। वे मजाक मजाक में क्वाजी एम्परर ब्लैकबर्ड को देखकर कहते हैं कि इसका मांस तो बुल डीमन एम्परर से भी ज्यादा स्वादिष्ट होगा। दाओ शुआन के साथी बताते हैं कि क्वाजी एम्परर स्तर के डिमोनिक बीस्ट का मांस केवल स्वादिष्ट ही नहीं, बल्कि उसमें अत्यधिक स्पिरिचुअल पावर भी होती है और उसे खाने से कल्टीवेशन भी बढ़ती है। फिर भी वे फैसला करते हैं कि सबसे पहले ये मांस अपने मास्टर के लिए बचाकर रखा जाएगा। उसी समय दिमाग में अचानक सिस्टम की आवाज गूंजती है, डिंग! सिस्टम टास्क इश्यूड। सिस्टम उसे बताता है कि मॉन्स्टर फॉरेस्ट का एंशिएंट ड्रैगन एम्परर लगातार ह्यूमन रेस और डीमन रेस के बीच युद्ध भड़का रहा है। होस्ट को एंशिएंट ड्रैगन एम्परर का अंत करना होगा। टास्क पूरा होने पर उसे एक विशेष रिवॉर्ड गिफ्ट पैक मिलेगा।
तुरंत सिस्टम से पूछता है कि केवल ड्रैगन एम्परर को ही क्यों मारा जाए, क्यों न पूरे मॉन्स्टर फॉरेस्ट के सभी शक्तिशाली डीमंस का एक साथ अंत कर दिया जाए। सिस्टम मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि डाओ शुआन की अप्रेंटिस को देखते हुए वैसे भी बहुत कम स्वादिष्ट डिमोनिक बीस्ट्स बच पाएंगे। मान जाता है कि उसकी जूनियर का स्वभाव देखकर शायद ही कोई शक्तिशाली डीमन जीवित बच सके। कुछ ही देर बाद वॉन्फा सेक्ट के मास्टर स्वयं वहां पहुंच जाते हैं। सभी शिष्य आदरपूर्वक उनका स्वागत करते हैं। शिजुका उत्साह से बताती है कि वे मास्टर के लिए एक बड़ा बैल और एक विशाल पक्षी पकड़कर लाए हैं। मास्टर यह सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि वापस सेक्ट पहुंचने पर वे स्वयं उनका मांस पकाएंगे। डाओ शुआन और उसके साथी मास्टर को पूरे कैंगलैंड सिटी की घटना बताते हैं। वे बताते हैं कि 2 बार मॉन्स्टर टाइड आया, दूसरी बार की पूरी सेना 4th टियर और उससे ऊपर के डिमोनिक बीस्ट से बनी थी और इस युद्ध में लगभग 6 लाख इंसानों की जान चली गई। मास्टर गंभीर स्वर में बताते हैं कि उन्हें यह सब पहले से पता था। दोनों मॉन्स्टर टाइड के पीछे असली कारण वही एंशिएंट ड्रैगन एम्परर है, जिसने 1,30,000 वर्ष पहले भी ह्यूमन रियल्म में भयंकर तबाही मचाई थी। बाद में 3 ह्यूमन एम्परर्स ने मिलकर उसे मॉन्स्टर फॉरेस्ट में सील कर दिया था। अगर भविष्य में शांति चाहिए तो उस ड्रैगन एम्परर का अंत करना ही होगा। इसके बाद मास्टर डाओ शुआन और उसके साथियों को नया मिशन देते हैं। उन्हें अगले दिन मॉन्स्टर फॉरेस्ट के भीतर जाकर ट्रेनिंग भी करनी है और उसी दौरान एंशिएंट ड्रैगन एम्परर को भी समाप्त करना है। मास्टर चेतावनी देते हैं कि ड्रैगन एम्परर के साथ वहां दर्जन भर से अधिक क्वाजी एम्परर डीमंस भी मौजूद हैं, इसलिए उन्हें किसी भी कीमत पर ड्रैगन एम्परर को भागने नहीं देना है। सभी शिष्य एक साथ आदेश स्वीकार करते हैं। शिजुका फिर से हंसते हुए कहती है कि वे मास्टर के लिए बहुत सारा स्वादिष्ट डिमोनिक बीस्ट का मांस लेकर वापस आएंगे। मास्टर भी मुस्कुराते हुए उन्हें आशीर्वाद देते हैं और वापस वॉन्फा सेक्ट लौट जाते हैं। अगली सुबह डाओ शुआन और उसके साथी मॉन्स्टर फॉरेस्ट की ओर निकलने की तैयारी करते हैं। कैंगलैंड सिटी के लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। वे बताते हैं कि हाल ही में मॉन्स्टर फॉरेस्ट के भीतर ड्रैगन एम्परर की शक्ति दिखाई दी है और वहां कई क्वाजी एम्परर डीमंस छिपे हुए हैं, इसलिए वहां जाना बेहद खतरनाक होगा। लेकिन डाओ शुआन के साथी आत्मविश्वास से जवाब देते हैं कि उनके लिए ड्रैगन एम्परर भी कोई बड़ी बात नहीं है। उनके अनुसार वे सारे क्वाजी एम्परर डेमंस भी केवल उनके मास्टर के लिए नए इंग्रेडिएंट्स हैं। वे सभी को शहर की चिंता करने और जल्द से जल्द कैंगलैंड सिटी का पुनर्निर्माण करने की सलाह देकर मॉन्स्टर फॉरेस्ट की ओर रवाना हो जाते हैं। उधर मॉन्स्टर फॉरेस्ट में 7-टेल्ड फॉक्स, डिवोरिंग पाइथन और क्रिम्सन फ्लेम टाइगर गुप्त बैठक करते हैं। 7-टेल्ड फॉक्स बताता है कि कैंगलैंड सिटी में दिखाई देने वाले 6 युवा कल्टिवेटर्स और एम्परर रियल्म फीनिक्स को देखकर उसे पूरा विश्वास है कि वे साधारण सेक्ट से नहीं बल्कि मिरियाड लॉज एम्परर सेक्ट के शिष्य हैं। बाकी दोनों डीमंस भी मान जाते हैं कि सामान्य सेक्ट के सेंट रियल्म कल्टिवेटर्स कभी भी लेजर डीमन एम्परर्स को इतनी आसानी से नहीं मार सकते। अब तीनों बड़ी दुविधा में फंस जाते हैं। उन्हें डर है कि यदि ड्रैगन एम्परर अपनी जिद में मिरियाड लॉज एम्परर सेक्ट को भी दुश्मन बना लेता है तो पूरी डीमन रेस का विनाश निश्चित है। आखिरकार 7-टेल्ड फॉक्स एक गुप्त योजना बताने का फैसला करता है, लेकिन उससे पहले वो डिवोरिंग पाइथन और क्रिम्सन फ्लेम टाइगर से हेवनली डाओ की शपथ लेने को कहता है कि आज की बातचीत का एक शब्द भी बाहर नहीं जाएगा। दोनों तुरंत शपथ लेते हैं कि यदि उन्होंने इस रहस्य को किसी से भी साझा किया तो हेवनली डाओ उन्हें तुरंत दंड दे और उनकी सोल तथा स्पिरिट हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। तीनों की गुप्त चर्चा यहीं से शुरू होती है। मॉन्स्टर फॉरेस्ट के भीतर 7-टेल्ड फॉक्स, डिवोरिंग पाइथन और क्रिम्सन फ्लेम टाइगर अपनी गुप्त बैठक जारी रखते हैं। वे इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि ड्रैगन एम्परर अब केवल बदले की आग में अंधा हो चुका है। उसे न अपनी डीमन रेस की परवाह है और न ही भविष्य की। सबसे बड़ी चिंता यह है कि यदि उसे उनकी योजना का पता चल गया तो वह तुरंत उन पर ही शक करेगा। इसलिए तीनों तय करते हैं कि यह योजना हर हाल में ड्रैगन एम्परर और बुल क्लैन से छिपाकर रखनी होगी। उसी समय उन्हें खबर मिलती है कि डाओ शुआन, युंजी, बिंगलिंग, खिंग्रियो और उनके बाकी साथी डिवाइन फीनिक्स के साथ मॉन्स्टर फॉरेस्ट में प्रवेश कर चुके हैं। 7-टेल्ड फॉक्स बताता है कि फीनिक्स के अलावा उनके साथ एक ऐसा रहस्यमयी बीस्ट भी है जिसकी नस्ल तक डीमन रेस पहचान नहीं पा रही। वह साफ कहता है कि शुआनहुआंग कॉन्टिनेंट में ऐसी शक्तियां केवल वॉन्फा एम्परर सेक्ट के पास ही हो सकती हैं। इसके बाद 7-टेल्ड फॉक्स अपनी योजना सामने रखता है। उसके अनुसार अब उनके सामने केवल 2 रास्ते बचे हैं। पहला, ड्रैगन एम्परर के साथ मिलकर वॉन्फा एम्परर सेक्ट से लड़ना और पूरी डीमन रेस का विनाश देखना। दूसरा, ड्रैगन एम्परर का साथ छोड़कर वॉन्फा एम्परर सेक्ट के सामने आत्मसमर्पण करना और उसके विरुद्ध उनकी सहायता करना। शुरुआत में डिवोरिंग पाइथन इस बात का विरोध करता है। उसे लगता है कि ह्यूमन रेस के सामने झुकना अपमानजनक होगा, लेकिन 7-टेल्ड फॉक्स समझाता है कि ड्रैगन एम्परर के साथ रहना निश्चित मृत्यु है, जबकि वॉन्फा एम्परर सेक्ट के सामने समर्पण करने पर कम से कम जीवित रहने की संभावना है। वह याद दिलाता है कि उस सेक्ट में कई ग्रेट एम्परर्स मौजूद हैं, इसलिए उनके विरुद्ध लड़ना आत्महत्या होगी। आखिरकार तीनों क्लैन लीडर्स एकमत हो जाते हैं। वे निर्णय लेते हैं कि अपने अपने क्लैन से कुछ विश्वसनीय 7th और 8th टियर डेमन्स भेजेंगे, जो सीधे वॉन्फा एम्परर सेक्ट के लोगों के सामने समर्पण का प्रस्ताव रखेंगे। वे हर वर्ष बड़ी मात्रा में स्पिरिट हर्ब्स, दुर्लभ मेडिसिन और खनिज भेंट करने का वचन भी देंगे। इतना ही नहीं, यदि आवश्यक हुआ तो हेवनली डाओ की शपथ लेकर कभी विश्वासघात न करने का प्रण भी लेंगे। दूसरी ओर डाओ शुआन और उसके साथी मॉन्स्टर फॉरेस्ट के बाहरी हिस्से में ट्रेनिंग करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें विशाल पेड़, खूबसूरत फूल और कई लो ग्रेड स्पिरिट हर्ब्स दिखाई देते हैं। बिंगलिंग बताती है कि यह सब केवल बाहरी क्षेत्र है। असली खजाना और दुर्लभ स्पिरिचुअल हर्ब्स जंगल के भीतर मौजूद हैं, इसलिए पूरा समूह और गहराई में जाने का निर्णय लेता है। उधर ड्रैगन एम्परर को भी सूचना मिल जाती है कि वे सभी मॉन्स्टर फॉरेस्ट की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन वह उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता। वह घमंड से कहता है कि चाहे एम्परर रियल्म का फीनिक्स ही क्यों न हो, अगर वो उसके सामने आया तो वो उसे भी मार डालेगा।
साथ ही वो घोषणा करता है कि जो भी मानव युवक उसके क्षेत्र में आएगा उसका अंत निश्चित है, जबकि उसके कुछ अधीनस्थ मन ही मन समझ जाते हैं कि ड्रैगन एम्परर अपनी शक्ति के घमंड में वास्तविक खतरे को पहचान ही नहीं रहा। शाम होने पर डाओ शुआन और उसके साथी एक जगह रुककर शिविर बनाते हैं। बिंगलिंग डाओ शुआन और पिंगैन को लकड़ियां इकट्ठा करने भेजती है। बाकी लोग रात के भोजन की तैयारी शुरू कर देते हैं। तभी शिजुका अपना विशाल लोहे का बर्तन निकालती है। सभी हैरान होकर पूछते हैं कि ट्रेनिंग पर आते समय कोई इतना बड़ा बर्तन क्यों लेकर चलता है। शिजुका हंसते हुए बताती है कि पिछली बार युंजी ने कहा था कि मॉन्स्टर फॉरेस्ट के डेमोनिक बीस्ट्स का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है, इसलिए उसने फॉर्ज पीक के एल्डर से विशेष रूप से यह विशाल बर्तन बनवाया था ताकि जंगल में ही बड़े बड़े डेमोनिक बीस्ट्स पकाए जा सकें। डाओ शुआन और बाकी साथी उसकी तैयारी देखकर मुस्कुराने लगते हैं। कुछ ही देर बाद वे डिवॉरिंग पाइथन क्लैन के लिटिल डीमन एम्परर का मांस पकाकर खाने लगते हैं। सभी उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि इसका स्वाद सचमुच अद्भुत है। लेकिन उसी समय डिवॉरिंग पाइथन क्लैन के कुछ सदस्य उस मांस की खुशबू सूंघ लेते हैं। पहले उन्हें विश्वास नहीं होता, लेकिन जल्द ही वे समझ जाते हैं कि वॉन्फा सेक्ट के लोग उनके क्लैन के लिटिल डीमन एम्परर को ही पकाकर खा रहे हैं। तभी वे घबरा जाते हैं कि उनकी मौजूदगी का पता चल चुका है। कुछ ही देर में नाइन टेल्ड फॉक्स, क्रिम्सन फ्लेम टाइगर और डिवॉरिंग पाइथन क्लैन के प्रतिनिधि सामने आ जाते हैं। डिवाइन एम्परर तुरंत उन्हें पकड़ लेता है और पूछता है कि वे यहाँ जासूसी करने आए हैं या किसी और उद्देश्य से। बिंगलिंग साफ चेतावनी देती है कि यदि वे संतोषजनक कारण नहीं बताएंगे तो उन्हें भी इसी बड़े बर्तन में डालकर पका दिया जाएगा। साथ ही डिवाइन एम्परर पूरे क्षेत्र को सील कर देता है ताकि वे भाग न सकें। डरे हुए प्रतिनिधि तुरंत सच्चाई बता देते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें उनके क्लैन लीडर्स ने भेजा है और वे वॉन्फा एम्परर सेक्ट के सामने आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि ड्रैगन एम्परर के आदेश के कारण ही उन्हें ह्यूमन रेस के विरुद्ध लड़ना पड़ा। पिछले कई हजार वर्षों तक पांचों डीमन क्लैंस और ह्यूमन रेस के बीच कोई बड़ा संघर्ष नहीं था, लेकिन ड्रैगन एम्परर के आने के बाद वे मजबूरी में उसके अधीन हो गए। अब डिवाइन एम्परर की शक्ति देखकर उन्हें समझ आ गया है कि ड्रैगन एम्परर का साथ देना विनाश का रास्ता है। वे आगे कहते हैं कि आत्मसमर्पण के बाद उनके तीनों क्लैंस हर वर्ष स्पिरिट हर्ब्स, दुर्लभ औषधियां और खनिज भेंट करेंगे। यदि आवश्यक हुआ तो हेवनली डाओ की शपथ लेकर कभी विश्वासघात न करने का वचन भी देंगे। साथ ही वे यह भी बताते हैं कि उन्होंने सोल ईटिंग स्पैरो और बुल क्लैन को इस योजना की जानकारी जानबूझकर नहीं दी, क्योंकि वे दोनों अब भी ड्रैगन एम्परर के सबसे कट्टर समर्थक हैं। बिंगलिंग तुरंत कोई अंतिम निर्णय नहीं लेती। वो कहती है कि पहले तीनों क्लैंस के व्यवहार को देखा जाएगा। अगर उन्होंने अपने वादे के अनुसार अच्छा प्रदर्शन किया और कोई चालाकी नहीं की तो वॉन्फा सेक्ट उनका आत्मसमर्पण स्वीकार कर सकती है, लेकिन यदि उन्होंने जरा भी विश्वासघात किया तो ड्रैगन एम्परर के साथ साथ उनके तीनों क्लैंस का भी अंत कर दिया जाएगा। तीनों प्रतिनिधि तुरंत यह शर्त स्वीकार कर लेते हैं और भरोसा देते हैं कि अब से वे पूरी ईमानदारी से वॉन्फा सेक्ट का साथ देंगे। प्रतिनिधियों के जाने के बाद डाओ शुआन कहता है कि ड्रैगन एम्परर को पहले से पता था कि वे मॉन्स्टर फॉरेस्ट में आए हैं, फिर भी उसने उनके विरुद्ध गुप्त चालें चलनी शुरू कर दी। इससे साफ है कि वो किसी भी कीमत पर उनका दुश्मन बनने को तैयार है। इसलिए सभी फिलहाल अपनी ऑरा छिपाकर आगे बढ़ने और पहले अपने शरीर के भीतर मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरी तरह रिफाइन करने का निर्णय लेते हैं। अगले दिन वे मॉन्स्टर फॉरेस्ट के और भी गहरे हिस्से की ओर बढ़ निकलते हैं। जंगल के भीतर पहुंचते ही सभी महसूस करते हैं कि जितना अंदर जाया जा रहा है स्पिरिचुअल एनर्जी उतनी ही अधिक सघन होती जा रही है। इसी वजह से यहाँ के डिमोनिक बीस्ट्स भी अत्यंत शक्तिशाली हैं। रास्ते में उन्हें एक दुर्लभ 6th टियर स्पिरिचुअल हर्ब एजर ब्लड फ्रूट दिखाई देता है। बिंगलिंग बताती है कि अब वे फॉरेस्ट ऑफ 10,000 डेमन्स की सीमा पर पहुंच चुके हैं। इसके आगे विभिन्न डीमन क्लैंस का वास्तविक क्षेत्र शुरू होता है, इसलिए अब उन्हें पहले से कहीं अधिक सावधान रहना होगा। उधर ड्रैगन एम्परर को भी खबर मिल जाती है कि डाओ शुआन और उसके साथी 10,000 डीमन फॉरेस्ट की बाहरी सीमा तक पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे उसके क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। मॉन्स्टर फॉरेस्ट के गहरे हिस्से में ड्रैगन एम्परर अपने सभी प्रमुख डीमन लीडर्स के साथ अगली रणनीति पर चर्चा करता है। कुछ अनुभवी डीमन लीडर्स उसे फिर से समझाने की कोशिश करते हैं कि डाओ शुआन और उसके साथियों के पीछे कोई साधारण शक्ति नहीं है। अगर उन्हें मारना ही है तो पहले उनके सेक्ट और उनके पीछे मौजूद ताकत के बारे में पूरी जानकारी जुटानी होगी। लेकिन बुल क्लैन और सोल ईटिंग स्पैरो उनकी बात का मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं कि इंसानों से डरने का कोई मतलब नहीं है और सीधे हमला करना ही सबसे सही रास्ता है। दोनों पक्षों में बहस इतनी बढ़ जाती है कि सभा का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। तभी ड्रैगन एम्परर एक विशेष ट्रेजर निकालता है। वो सोल ईटिंग स्पैरो को फीनिक्स लॉकिंग नेल सौंपता है और बताता है कि यह विशेष ट्रेजर फीनिक्स की निर्वाणा पावर और फीनिक्स डिवाइन फायर को कुछ समय के लिए सील कर सकता है। ड्रैगन एम्परर आदेश देता है कि सही मौका मिलते ही सोल ईटिंग स्पैरो छिपकर डिवाइन फीनिक्स पर यह ट्रेजर इस्तेमाल करेगा। उसी समय बाकी सभी डीमन एम्परर्स और क्वाजी एम्परर्स मिलकर वॉन्फा सेक्ट के युवाओं पर हमला करेंगे। इसके बाद ड्रैगन एम्परर आदेश देता है कि बुल डीमन माउंटेन में जाल बिछाया जाए और सभी क्वाजी एम्परर्स तथा डीमन एम्परर्स वहीं इकट्ठा होकर डाओ शुआन और उसके साथियों का इंतजार करें। इधर फॉक्स क्लैन का एक छोटा डीमन चुपचाप डाओ शुआन और उसके साथियों के पास पहुंचता है। पहले सभी सतर्क हो जाते हैं, लेकिन वो बताता है कि उसे 7 टेल्ड फॉक्स ने भेजा है। वो पूरी योजना खोलकर रख देता है। वो बताता है कि ड्रैगन एम्परर ने बुल डीमन माउंटेन में भारी एम्बुश तैयार किया है। सभी क्वाजी एम्परर्स और डीमन एम्परर्स वहीं छिपे बैठे हैं। ऊपर से ड्रैगन एम्परर ने सोल ईटिंग स्पैरो को फीनिक्स लॉकिंग नेल भी दिया है, जो विशेष रूप से डिवाइन फीनिक्स के लिए बनाया गया है। साथ ही वो ये भी बताता है कि 7 टेल्ड फॉक्स, क्रिम्सन फ्लेम टाइगर और डिवॉरिंग पाइथन क्लैन पहले ही वॉन्फा सेक्ट के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्णय ले चुके हैं। बुल माउंटेन पहुंचते ही वे ड्रैगन एम्परर के समर्थक बुल क्लैन और सोल ईटिंग स्पैरो क्लैन पर पीछे से हमला कर देंगे। बिंगलिंग और बाकी साथी इस सूचना पर गंभीरता से विचार करते हैं। कुछ लोगों को शक होता है कि कहीं ये फॉक्स क्लैन की कोई नई चाल तो नहीं, लेकिन बिंगलिंग समझा
समझाती है कि वॉनफा सेक्ट की प्रतिष्ठा इतनी बड़ी है कि डीमन रेस उन्हें धोखा देकर कोई लाभ नहीं उठा सकती। फिर भी वो सभी को सावधान रहने का आदेश देती है। शिजुका हंसते हुए कहती है कि उसे उस तथाकथित फीनिक्स लॉकिंग नेल से बिल्कुल भी डर नहीं लगा। डाओशुआन भी फैसला करता है कि चूंकि ड्रैगन एम्परर ने बुल डीमन माउंटेन में एम्बुश तैयार किया है, इसलिए वे भी उसी जाल में जाकर उसे पूरी तरह समाप्त करेंगे। दूसरी ओर ड्रैगन एम्परर के शिविर में भी अंतिम रणनीति तैयार हो जाती है। कुल 18 क्वाजी एम्परर्स और 60 से अधिक डीमन एम्परर्स युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। सभी इस बात पर सहमत होते हैं कि इस लड़ाई की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी सोल ईटिंग स्पैरो होगा। उसका काम होगा सही समय पर फीनिक्स लॉकिंग नेल से डिवाइन फीनिक्स पर वार करना। अगर फीनिक्स कमजोर पड़ गया तो बाकी सभी दुश्मनों को आसानी से खत्म किया जा सकेगा। अगले दिन डाओशुआन और उसके साथी बुल डीमन माउंटेन पहुंचते हैं। रास्ता दोनों ओर से ऊंची चट्टानों से घिरा होता है। यूंजी तुरंत समझ जाता है कि यह एम्बुश के लिए सबसे उपयुक्त जगह है। यदि स्पेस सील कर दिया जाए तो बाहर निकलना लगभग असंभव होगा। फिर भी पूरा समूह बिना डरे आगे बढ़ता है। डाओशुआन सभी को सतर्क रहने के लिए कहता है, जबकि शिजुका रास्ते की सुंदरता देखकर उत्साहित होती रहती है। कुछ ही देर बाद बुल क्लैन और ड्रैगन एम्परर की पूरी सेना उनके सामने आ जाती है। बुल क्लैन का नेता घमंड से उनका स्वागत करता है और कहता है कि आखिर वे उसके जाल में फंस ही गए। लेकिन शिजुका उसकी बात सुनकर केवल इतना कहती है कि वो आज रात उसी को भूनकर खाएगी। बुल क्लैन का नेता गुस्से से चिल्लाता है कि वो उनकी आत्माएं निकालकर उन्हें जीवन भर तड़पाएगा। तुरंत ड्रैगन एम्परर के आदेश पर सभी डेमन्स एक साथ डिवाइन फीनिक्स पर हमला कर देते हैं। 17 क्वाजी एम्परर्स एक साथ अपनी पूरी शक्ति से डिवाइन फीनिक्स पर वार करते हैं, लेकिन सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनका संयुक्त हमला डिवाइन फीनिक्स की रक्षा तक नहीं तोड़ पाता। बुल क्लैन का नेता अविश्वास से भर जाता है। तभी डिवाइन फीनिक्स उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इतने सारे क्वाजी एम्परर्स मिलकर भी एक सच्चे ग्रेट एम्परर की रक्षा को हिला नहीं पाए। फिर वो घोषणा करता है कि अगर सभी मरने की इतनी जल्दी में हैं, तो वो स्वयं उन्हें मृत्यु दे देगा। यही मौका देखकर सोल ईटिंग स्पैरो छिपकर फीनिक्स लॉकिंग नेल चलाता है। लेकिन जैसे ही नेल डिवाइन फीनिक्स के पास पहुंचती है, डिवाइन फीनिक्स केवल एक पंजे के वार से उसे चकनाचूर कर देता है। सोल ईटिंग स्पैरो और बाकी डीमंस अविश्वास में डूब जाते हैं। ड्रैगन एम्परर का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड एक पल में नष्ट हो चुका होता है। डिवाइन फीनिक्स हंसते हुए सोल ईटिंग स्पैरो को बाहर आने के लिए ललकारता है और कहता है कि इतना समय छिपकर रहने के बाद भी वो केवल इतना कमजोर हथियार ही इस्तेमाल कर पाया। अब डीमन आर्मी का मनोबल पूरी तरह टूट जाता है। कई डेमन्स घबराकर कहते हैं कि यदि पूरा डीमन रेस भी एक साथ आ जाए तो भी इस फीनिक्स का सामना नहीं कर पाएगा। अब उनके पास केवल भागने का ही रास्ता बचा है। इसी बीच डाओशुआन तुरंत शिजुका को आदेश देता है कि भागते हुए सोल ईटिंग स्पैरो को जिंदा पकड़ ले। साथ ही हमेशा की तरह उसे याद दिलाता है कि उसका शरीर ज्यादा खराब मत करना, क्योंकि उसे मास्टर के लिए वापस ले जाना है। शिजुका मुस्कुराते हुए तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ती है। उसी समय सेवन टेल्ड फॉक्स, डिवोरिंग पाइथन और क्रिम्सन फ्लेम टाइगर अपने क्लैंस के साथ खुलकर वॉनफा सेक्ट का साथ दे देते हैं। वे बुल क्लैन से कहते हैं कि हजारों वर्षों तक डीमन रेस और ह्यूमन रेस बिना किसी बड़े युद्ध के साथ साथ रहती आई थी, लेकिन ड्रैगन एम्परर और बुल क्लैन की युद्ध की सनक ने पूरे मॉन्स्टर फॉरेस्ट को विनाश के कगार पर पहुंचा दिया है। वे साफ घोषणा करते हैं कि ड्रैगन एम्परर का साथ देना पूरी डीमन रेस को खत्म कर देगा। इसलिए अब वे वॉनफा सेक्ट के साथ मिलकर ड्रैगन एम्परर का विरोध करेंगे। बुल क्लैन उन्हें गद्दार कहकर चीखने लगता है और कसम खाता है कि वो उन सभी को मार डालेगा। लेकिन अब युद्ध की दिशा पूरी तरह बदल चुकी होती है। बुल डीमन माउंटेन में युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका होता है। सोल ईटिंग स्पैरो भागने की कोशिश करता है, लेकिन डिवाइन फीनिक्स उसे रोक लेता है। डर के मारे वो चीखते हुए कहता है कि अगर उसे मार दिया गया तो ड्रैगन एम्परर कभी भी इसका बदला लिए बिना नहीं रहेगा। डिवाइन फीनिक्स उसकी धमकी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। वो ठंडे स्वर में कहता है कि जैसे ही यहाँ का काम खत्म होगा, अगला नंबर ड्रैगन एम्परर का ही है। सोल ईटिंग स्पैरो को तभी समझ आ जाता है कि सामने वाला उससे नहीं बल्कि ड्रैगन एम्परर से भी बिल्कुल नहीं डरता। उसी समय आकाश में एक भयानक ऑरा फैलती है। ड्रैगन एम्परर स्वयं युद्ध भूमि में पहुंच जाता है। सोल ईटिंग स्पैरो राहत की सांस लेता है और सोचता है कि अब उसकी जान बच जाएगी। ड्रैगन एम्परर आते ही डिवाइन फीनिक्स को घूरते हुए कहता है कि उसने उसकी डीमन रेस के क्षेत्र में घुसकर बहुत बड़ा अपराध किया है। पहले वो इस फीनिक्स को खत्म करेगा और उसके बाद बाकी सभी इंसानों से हिसाब चुकता करेगा। लेकिन डिवाइन फीनिक्स उल्टा उसे ही चेतावनी देता है कि असली गलती ड्रैगन एम्परर की है, जिसने उसके मास्टर पर हमला करने की हिम्मत की। अगर किसी की मृत्यु निश्चित है तो वो स्वयं ड्रैगन एम्परर है। ड्रैगन एम्परर इस बात पर भड़क उठता है और घोषणा करता है कि आज वो फीनिक्स को मारकर उसका फीनिक्स मैरो खा जाएगा। ड्रैगन एम्परर के पहुंचते ही बुल क्लैन और सोल ईटिंग स्पैरो के बचे हुए सदस्य फिर से उत्साहित हो जाते हैं। उन्हें विश्वास हो जाता है कि अब जीत उनकी होगी। लेकिन दूसरी ओर सेवन टेल्ड फॉक्स, क्रिम्सन फ्लेम टाइगर और डिवोरिंग पाइथन क्लैन पीछे नहीं हटते। वे पहले ही वॉनफा सेक्ट के प्रति अपनी निष्ठा स्वीकार कर चुके होते हैं, इसलिए खुलकर ड्रैगन एम्परर के विरोध में लड़ाई जारी रखते हैं। उधर श्वेनहुआंग कॉन्टिनेंट की एक शक्तिशाली शक्ति हेवनली मिस्ट्री पवेलियन तक भी यह खबर पहुंच जाती है कि दक्षिणी क्षेत्र में 2 एम्परर रियल्म एक्सपर्ट्स लड़ रहे हैं। उन्हें रिपोर्ट दी जाती है कि पहले मॉन्स्टर टाइड में लाखों डीमोनिक बीस्ट मारे गए, दूसरे मॉन्स्टर टाइड में 5 लाख डीमन आर्मी का भी अंत हो गया और बाद में वॉनफा एम्परर सेक्ट के शिष्यों ने क्वाजी एम्परर सोल ईटिंग स्पैरो तथा उसके साथ आए सभी डीमन एम्परर्स का भी सफाया कर दिया। पवेलियन के वरिष्ठ ये सुनकर समझ जाते हैं कि वॉनफा एम्परर सेक्ट की नई पीढ़ी की प्रतिभा पूरे इतिहास में अद्वितीय है। वे निर्णय लेते हैं कि इस युद्ध में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और केवल परिणाम का इंतजार किया जाएगा। इसी दौरान एक और एम्परर रियल्म एक्सपर्ट लू एओ भी युद्ध भूमि में पहुंचता है। डिवाइन फीनिक्स उसे ड्रैगन एम्परर से लड़ने की जिम्मेदारी सौंपता है, जबकि वह स्वयं बाकी क्वाजी एम्परर्स और डीमन एम्परर्स का सफाया करने निकल जाता है। ड्रैगन एम्परर पूरे आत्मविश्वास के साथ लू एओ पर हमला करता है, लेकिन कुछ ही वारों के बाद वह चौंक जाता है। उसे महसूस होता है कि सामने वाले की ब्लड लाइन उसकी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली है। वह अविश्वास से पूछता है कि आखिर यह कौन सा डिवाइन बीस्ट है।
फिर वह लू एओ को अपने साथ मिल जाने का प्रस्ताव देता है। ड्रैगन एम्परर कहता है कि अगर दोनों मिल जाएं तो पूरे शुनहुआंग कॉन्टिनेंट पर उनका शासन होगा और वे पूरी ह्यूमन रेस को समाप्त कर देंगे। लू एओ बिना किसी हिचकिचाहट के उसका प्रस्ताव ठुकरा देता है। इसके बाद दोनों एम्परर रियल्म एक्सपर्ट्स अपनी पूरी शक्ति से भिड़ जाते हैं। ड्रैगन एम्परर लगातार एज़्योर ड्रैगन प्रोटेक्शन, एज़्योर ड्रैगन डिस्ट्रॉयज द वर्ल्ड और बर्निंग ड्रैगन कामिक फायर जैसी शक्तिशाली टेक्निक्स का प्रयोग करता है। उनकी टक्कर से पूरा आकाश कांप उठता है। इतनी भयानक शक्ति निकलती है कि दूर खड़े लोग भी उसकी ऊर्जा महसूस करने लगते हैं। लेकिन लू एओ शांत भाव से हर हमले का सामना करता रहता है। कुछ समय बाद ड्रैगन एम्परर समझ जाता है कि वो इस लड़ाई को नहीं जीत सकता। वो भागने का निर्णय लेता है और कहता है कि अगर वो गहरे समुद्र में छिप जाए तो शायद बच सकता है। लेकिन लू एओ उसे भागने का मौका नहीं देता। मजबूर होकर ड्रैगन एम्परर आत्मसमर्पण की पेशकश करता है। वह कहता है कि अगर उसकी जान बख्श दी जाए तो वो अपनी ड्रैगन सोल का एक हिस्सा सौंप देगा और हमेशा के लिए उसका अधीनस्थ बन जाएगा। यहां तक कि वो पूरे शुआनहुआंग कॉन्टिनेंट पर साथ मिलकर शासन करने का लालच भी देता है। लेकिन लू एओ उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता। जब ड्रैगन एम्परर देखता है कि अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, तब वो अंतिम दांव खेलने का फैसला करता है। वह अपनी सबसे भयानक फॉरबिडन टेक्निक हिडन ड्रैगन ब्यूरियल इंस्क्रिप्शन सक्रिय कर देता है। वह घोषणा करता है कि वो अपनी पूरी आयु, अपनी प्राइमोर्डियल ड्रैगन सोर्स और अपनी ड्रैगन सोल तक की बलि देकर सब कुछ नष्ट कर देगा। उसका उद्देश्य लू एओ को अपने साथ लेकर मरना होता है। लेकिन अगले ही क्षण सब कुछ बदल जाता है। लू एओ का एक प्रचंड प्रहार ड्रैगन एम्परर की पूरी अंतिम टेक्निक को चकनाचूर कर देता है। ड्रैगन एम्परर अविश्वास से चीख उठता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर उसके सामने खड़ा यह डिवाइन बीस्ट वास्तव में है कौन। कुछ ही पलों बाद ड्रैगन एम्परर पूरी तरह मारा जाता है। उसके अंतिम प्रहार की शक्ति से दक्षिणी क्षेत्र के ऊपर आकाश तक फट जाता है। दूर दूर बैठे अनेक शक्तिशाली कल्टिवेटर्स भी इस अद्भुत दृश्य को महसूस कर लेते हैं। कुछ लोग तुरंत पहचान लेते हैं कि इतनी भयानक शक्ति केवल वॉन्फा एम्परर सेक्ट के गार्डियन डिवाइन बीस्ट की ही हो सकती है। युद्ध समाप्त होते ही सभी लोग लू एओ की शक्ति की प्रशंसा करने लगते हैं। डाओ शुआन तुरंत शिजुका से कहता है कि ड्रैगन एम्परर का पूरा शरीर संभाल कर रखे, क्योंकि उसका हर हिस्सा एक अमूल्य खजाना है। वॉन्फा सेक्ट के मास्टर्स के दिमाग में फिर से सिस्टम की आवाज गूंजती है। डिंग! गिफ्ट बॉक्स ओपनिंग। ड्रैगन एम्परर को हराने के मिशन के पूरा होते ही सिस्टम उसे लगातार रिवॉर्ड्स देता है। 100 इमॉर्टल ब्रेक थ्रू पिल्स, कल्टिवेशन एनहांसमेंट कार्ड जो बिना किसी साइड इफेक्ट के कल्टिवेशन को एक स्मॉल रियल्म बढ़ा सकती है। एनलाइटमेंट कार्ड जिससे एनलाइटमेंट की गति 100 गुना बढ़ जाती है। 100 मिलियन मिड ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल्स और कल्टिवेशन टावर का 4th फ्लोर जहां समय का अनुपात 1400 हो जाता है। सेक्ट के मास्टर स्वॉर्ड्स देखकर संतुष्ट होता है। उसे सबसे उपयोगी एनलाइटमेंट कार्ड लगती है। फिर वो तुरंत कल्टिवेशन एनहांसमेंट कार्ड का उपयोग करके अपनी कल्टिवेशन को हाफ इमॉर्टल रियल्म के पीक तक पहुंचा देता है। इसके बाद डाओ शुआन सिस्टम से पूछता है कि अगर वो इमॉर्टल क्रिस्टल्स का उपयोग करके सचमुच इमॉर्टल रियल्म में पहुंच गया तो क्या उसे अपर रियल्म में असेंड होना पड़ेगा और वॉन्फा सेक्ट का क्या होगा। सिस्टम उसे आश्वस्त करता है कि उसे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि उसकी कल्टिवेशन सीमा पार भी कर जाए तो सिस्टम उसकी शक्ति को हाफ इमॉर्टल रियल्म पीक पर दबाकर रखेगा। यहां तक कि हेवन भी इसका पता नहीं लगा पाएगा। केवल तब जब उसकी शक्ति शुआनहुआंग कॉन्टिनेंट की सीमा से बहुत आगे निकल जाएगी, तभी उसे इस संसार से बाहर जाना पड़ेगा। इसके बाद वो रुओक्सी को बुलाता है और कहता है कि हाल ही में उसे कल्टिवेशन के बारे में कुछ नई समझ प्राप्त हुई है, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए सिक्लूजन में जाएगा। अगर इस दौरान सेक्ट में कोई महत्वपूर्ण काम आए तो सभी पीक मास्टर्स मिलकर उसे संभाल लें। रुओक्सी सम्मानपूर्वक आदेश स्वीकार कर लेती है, जबकि मन ही मन सेक्ट मास्टर की अद्भुत प्रतिभा की प्रशंसा करती है। उधर मॉन्स्टर फॉरेस्ट में 7-टेल्ड फॉक्स, डिवॉरिंग पाइथन और क्रिम्सन फ्लेम टाइगर अपने पूरे क्लैन के साथ डिवाइन बीस्ट और डाओ शुआन के समूह के सामने उपस्थित होते हैं। वे आदरपूर्वक प्रणाम करते हैं। डिवाइन एम्परर उनकी पिछली सहायता की सराहना करता है और कहता है कि इस बार उन्होंने वास्तव में अच्छा काम किया है। तीनों क्लैन लीडर्स भी विनम्रता से उत्तर देते हैं कि ये सब उनका कर्तव्य था। इसके बाद डिवाइन एम्परर उन्हें नया आदेश देता है। वो कहता है कि तुरंत अपने अपने क्लैन के एलीट एक्सपर्ट्स भेजकर बुल क्लैन और सोल डिवॉरिंग स्पैरो क्लैन के बचे हुए सभी उच्च अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाए। डीमन किंग स्तर और उससे ऊपर का कोई भी सदस्य बचकर नहीं निकलना चाहिए। तीनों क्लैन लीडर्स बिना किसी हिचकिचाहट के आदेश स्वीकार कर लेते हैं और तुरंत कार्रवाई शुरू करने का वादा करते हैं। काम पूरा होने तक वे डाओ शुआन और उसके साथियों को हॉल ऑफ 10,000 डेमन्स में विश्राम करने का निमंत्रण देते हैं। सभी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं और थोड़े समय के लिए वहीं रुकने का निर्णय लेते हैं। हॉल ऑफ 10,000 डीमंस पहुंचने के बाद तीनों क्लैंस अपनी निष्ठा साबित करने के लिए वर्षों से इकट्ठा किए गए स्पिरिट हर्ब्स, दुर्लभ मेडिसिन और रेयर मिनरल्स भेंट के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि यह केवल पहली भेंट है। बुल क्लैन और सोल डिवॉरिंग स्पैरो क्लैन की समस्या पूरी तरह समाप्त होने के बाद उनके सभी रिसोर्सेज भी वॉन्फा सेक्ट को सौंप दिए जाएंगे। दाओ शुआन उनकी ईमानदारी की प्रशंसा करता है और कहता है कि वापस सेक्ट लौटने के बाद वो उनके आत्मसमर्पण की पूरी बात अपने मास्टर को बताएगा। बातचीत के दौरान फॉक्स क्लैन का चीफ एक सवाल पूछता है। वो जानना चाहता है कि आखिर इन सभी युवा प्रतिभाओं के मास्टर कौन है। तब डाओ शुआन बताता है कि उनके मास्टर स्वयं वॉन्फा सेक्ट के सेक्ट लीडर हैं, जबकि वह युंजी और किंगरुओ अलग अलग पीक मास्टर्स के डायरेक्ट डिसाइपल्स हैं। ये सुनते ही तीनों क्लैन लीडर्स और भी अधिक सम्मान से सिर झुका देते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि वे वास्तव में एम्परर लाइनेज के डायरेक्ट डिसाइपल्स के सामने खड़े हैं। कुछ समय बाद 7-टेल्ड फॉक्स क्लैन के चीफ अपने क्लैन में लौटते हैं और एल्डर जीरू को आदेश देते हैं कि तुरंत हूं शिंगर को बुलाया जाए। एल्डर पहले घबरा जाता है और सोचता है कि शायद वॉन्फा सेक्ट उनके व्यवहार से संतुष्ट नहीं हुआ, लेकिन क्लैन चीफ मुस्कुराकर बताता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। बुल क्लैन और सोल डिवॉरिंग स्पैरो क्लैन के सभी उच्च अधिकारी समाप्त हो चुके हैं और अब उनके तीनों क्लैन सुरक्षित हैं। उसके बाद वह चिंगर को हॉल ऑफ 10,000 डीमंस ले जाने की तैयारी करता है।
हू चिंगर के आने पर क्लैन चीफ उसे समझाता है कि हॉल ऑफ 10,000 डीमंस में वॉनफा सेक्ट के सभी महान प्रतिभाशाली शिष्य और डिवाइन बीस्ट मास्टर्स मौजूद हैं। वहां पहुंचकर उसे पूरी विनम्रता बनाए रखनी होगी और बिना आवश्यकता के कुछ भी नहीं बोलना है। चिंगर सम्मानपूर्वक सिर झुकाकर वचन देती है कि वो क्लैन चीफ की हर बात मानेगी। इसके बाद सेवन टेल्ड फॉक्स, डिवोरिंग पाइथन और क्रिम्सन फ्लेम टाइगर तीनों क्लैन लीडर्स चिंगर को साथ लेकर हॉल ऑफ 10,000 डीमंस पहुंचते हैं। वे बाहर से अनुमति मांगते हैं और अनुमति मिलने पर भीतर प्रवेश करते हैं। सभी पहले डिवाइन बीस्ट और डिवाइन एम्परर को प्रणाम करते हैं, फिर डाओ शुआन और बाकी युवा हीरोज के सामने आदरपूर्वक झुक जाते हैं। वे बताते हैं कि बुल क्लैन और सोल डिवोरिंग स्पैरो क्लैन के सभी उच्च अधिकारी पूरी तरह समाप्त कर दिए गए हैं। एक स्टोरेज रिंग में सभी डीमन किंग्स और लेसर डीमन एम्परर्स के शव हैं, जबकि दूसरी स्टोरेज रिंग में दोनों क्लैंस के वर्षों से संचित सभी रिसोर्सेज रखे गए हैं। वे दोनों रिंग्स आदरपूर्वक डाओ शुआन के समूह को सौंप देते हैं। इसके बाद सेवन टेल्ड फॉक्स क्लैन का चीफ ह्यू चिंगर का परिचय कराता है। वो बताता है कि चिंगर अभी केवल 16 वर्ष की है, लेकिन उसके पास इनेट सेंट प्योर हार्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और वो उनके फॉक्स क्लैन की 1000 वर्षों में जन्मी सबसे महान प्रतिभा है। दुर्भाग्य से फॉक्स क्लैन की सीमित क्षमता के कारण उसका पूरा टैलेंट विकसित नहीं हो पाएगा। इसलिए वो विनम्रता से प्रार्थना करता है कि वॉनफा सेक्ट के युवा हीरोज में से कोई उसे अपने साथ रखने का अवसर दे, ताकि वो उनकी सेवा करते हुए कल्टीवेशन कर सके। ये सुनते ही बाकी क्लैन लीडर समझ जाते हैं कि सेवन टेल्ड फॉक्स पहले से ही यही योजना बनाकर आया था। वे मजाक में कहते हैं कि उसने उन्हें केवल दुनिया दिखाने की बात कही थी, लेकिन असली उद्देश्य तो अपनी क्लैन की प्रतिभा को वॉनफा सेक्ट में भेजना था। तभी बिंगलिंग मुस्कुराकर युंजी से पूछती है कि क्या वो ह्यू चिंगर को अपने साथ रखना चाहेगा। युंजी बिना सोचे तुरंत मना कर देता है। वो कहता है कि उसे हमेशा अकेले रहने की आदत है और वो किसी स्पिरिट पेट या साथी को साथ रखने का आदी नहीं है। इसके बाद बिंगलिंग छिंगरियो से पूछती है, लेकिन वो भी यही जवाब देती है कि वो भी अकेले कल्टीवेशन करना पसंद करती है। फिर बिंगलिंग डाओ शुआन की ओर देखती है, लेकिन डाओ शुआन हंसते हुए कहता है कि महिलाओं के साथ रहने से उसकी स्वॉर्ड ड्राइंग की गति धीमी हो जाएगी। उसका पूरा ध्यान केवल स्वॉर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस पर है। पिंगैन भी तुरंत उसका समर्थन करता है और कहता है कि वो भी बिल्कुल यही सोचता है। अचानक किसी लड़की का हर समय साथ रहना उसके लिए बिल्कुल स्वाभाविक नहीं होगा। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। कमेंट नेक्स्ट पार्ट अगर आप इसका अगला भाग जल्द से जल्द देखना चाहते हैं। और ऐसे ही शानदार डोंग हुआ, मैन हुआ और कल्टीवेशन स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। Subscribe please.